हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन में, तो उस चर्चा का जो रेफरेंस होगा वो रेफरेंस एक बार आप सबके सामने मैं रखना चाहूंगा। आपको याद होगा यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था 2016 में, और आज का दिन, आज के लेक्चर के लिए जो भी एडिटोरियल्स या न्यूज हैं उनका संबंध उस 2016 के प्रश्न से है। और वही 2016 का प्रश्न हमारी जो चर्चा है उसको आज बहुत बेहतर बना देगा। और आज के दिन यानी 26 जैन को आप बहुत अच्छे से एज अ रिपब्लिक, एज अ गणराज्य, एज अ गणतंत्र आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। और इतना ही नहीं, आप याद तो रखेंगे, साथ ही अपने छोटे भाई बहनों को, जो भी आपके या दोस्त हैं, उनको आप बहुत अच्छे से रिपब्लिक होने का क्या अर्थ है ये भी समझा पाएंगे। तो चूंकि मैं यूपीएससी मेंटर, मेरी जीवन की जो धुरी है उसी के इर्द गिर्द घूमती है, खासकर आईक्यूआईपी के, तो सबसे पहले शुरुआत उसी आईक्यूआईपी से। प्रश्न पूछा था कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द एडजेक्टिव्स अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। समझ गए? यानी रिपब्लिक के साथ जुड़े हुए जो भी शब्द या विशेषण है, रिपब्लिक शब्द के साथ जुड़े जो विशेषण है उन पर आपको चर्चा करनी। तो आज रिपब्लिक डे है और स्वाभाविक उस दिवस पर ये 2016 का प्रश्न अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया तो समझिएगा क्लास में, यानी आज की चर्चा आपकी सफल हो गई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाबा साहब के इस स्टेटमेंट से, उसके बाद फिर आर्टिकल्स पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज क्या क्या है आपके और हमारे पास। लेकिन सबसे पहले बाबा साहब की डेफिनेशन, जिस भी बच्चे को याद है रिपब्लिक को, वो बहुत अच्छे से यही का यही समझ जाएगा। अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, रिपब्लिक क्या है? एक सरकार का प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ी थोड़ी ये इससे अच्छी डेफिनेशन कहीं नहीं मिल सकती। क्या है मेरे बच्चे? रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक प्रकार की सरकार है, यानी सरकार का एक रूप है। अब सरकार का कौन सा रूप है? इन विच, यानी उस सरकार में द हेड ऑफ द स्टेट, जो राज्य का प्रमुख होता है। आप सबको पता है भारत में दो प्रमुख हैं, एक रियल होता है और एक स्वाभाविक है, नॉमिनल है यानी नामिक है। तो जो नामिक कार्यपालिका है उसी के नाम से हमारे देश का शासन चलता है, और जो वास्तविक है वह वास्तविक रूप से उस शासन का, जो नामिक के नाम से चलता है, उसका ऑपरेशनल अकाउंटेबिलिटी, या हम कहें कि वह शासन को सुनिश्चित करता है। तो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? ऑब्वियस है, प्रेसिडेंट। नामिक कार्यपालिका इज एन इलेक्टेड पर्सन, फिर से पकड़िएगा, तो वो चुना हुआ व्यक्ति होता। आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति तो चुने हुए व्यक्ति नहीं। जी हां, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति, सिंपल सी बात है। एंड नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क, यानी कोई भी वंशानुगत शासक नहीं। दिस इज द एसेंस ऑफ रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक का यह सार है। तो सबसे पहले आप रिपब्लिक को ये अपने जहन में बैठा लीजिए, और इसी विषय पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। आज के जो टॉपिक है, आपको पता है आज बहुत कम टॉपिक, क्योंकि कल संडे था, उसके पहले सैटरडे था, और सैटरडे को मैंने बताया था बहुत अच्छे टॉपिक, मतलब अच्छे क्या, मैंने तो आपको पीडीएफ ही शेयर कर दी थी, कुछ भी था नहीं यूपीएससी के लिए। और आज भी जो कुछ है वो रिपब्लिक डे पर ही, बाकी और कोई कंटेंट उतना बेहतर नहीं। हाँ, एक है बहुत बेहतर, बताता हूं अभी। राष्ट्रपति ने कहा कि संघर्षों से भरी दुनिया में भारत शांति का अग्रदूत है। अब ये स्टेटमेंट आप पकड़िए, इंडिया इज हेराल्ड ऑफ पीस। ये राष्ट्रपति ने आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, यानी आज गणतंत्र दिवस है, कल उन्होंने अपने भाषण में यह बात कही थी। इन्हीं के इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी की पहली यूनिट। और पहली यूनिट में आप
पहली यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान, विशेषताएं। तो प्रोविजन और फीचर्स दोनों में जो यूनिट 1 है उसमें प्रियम्बल आपका आ जाएगा, और उस प्रियम्बल में एक शब्द आएगा रिपब्लिक। उस रिपब्लिक से जुड़ा हुआ यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा कि रिपब्लिक के साथ जितने भी एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं आपके प्रियम्बल में, उसको आप डिफाइन कीजिए और उसके साथ यह भी बताइए कि क्या वो आज प्रतिरक्षणीय हैं, यानी क्या उनका आज संरक्षण हो पा रहा है। तो हम केवल रिपब्लिक या उसके साथ जुड़े हुए शब्द ही नहीं, या उसके साथ जुड़े हुए विशेषण ही नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम करंट यानी आज पिछले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, आज या आजादी के बाद से लेकर अभी तक 77 ईयर में हम उन पैरामीटर्स पर कितना चल पाए हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो बड़ा अच्छा है, ये मजा आएगा आपको। फिर स्वाभाविक है ये टॉपिक, क्योंकि जो राष्ट्रपति महोदया ने अपने भाषण में कहा उसमें महिलाओं के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, तो ये सेकुलरिज्म के लिए बहुत सारी चीजें। तो जीएस पेपर 1 में भी जा रहा है, इंडियन सोसाइटी में। फिर जीएस पेपर 3 में, क्योंकि इसमें कोई भी रिपब्लिक, कोई भी डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब वहां पर समृद्धि होती है, और इन्होंने समावेशिता पर भी बात की है कि भारत की नीतियां समावेशिता की तरफ बढ़ रही। तो जीएस पेपर 3 समावेशिता, और आप जीएस पेपर 3 में समावेशी विकास पर अगर लिख रहे हैं और राष्ट्रपति महोदया का कोई भी कोटेशन आप या उनकी कहेगी किसी बात को आप अंडरलाइन करते हैं, तो स्वाभाविक है दूसरों की अपेक्षा आप हाफ मार्क्स ज्यादा ले आ पाएंगे। वो आपको कंटेंट देने भी जा रहा हूं, सिखाने भी जा रहा हूं। और ऐसे अब ऐसे बहुत सारे इंडियन डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई सा भी ऐसे, तो आज की चर्चा आपके लिए एकदम से मजेदार साबित होने वाली है। भारत के विकास को लेकर के कोई भी चर्चा, आज का लेक्चर आपके लिए बिल्कुल समझिए वरदान साबित होगा। इसके साथ साथ जैसे यूपीएससी ने पूछा ही है कि हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, तो आज की चर्चा हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए इस प्रकार के निबंधों को तैयार करने में जबरदस्त मदद करेगी। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, और उसके बाद प्रीलिम्स के लिए तो आज रिपब्लिक शब्द का मैं डिसेक्शन करूंगा, और इस शब्द की उत्पत्ति से लेकर के और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी एडजेक्टिव या इसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी बातें हो सकती जो प्रीलिम्स में आपसे पूछी जाए, उस पर भी आपको कंटेंट प्लस एमसीक्यू मिलेगा। तो एक डिटेल्ड एनालिसिस इस पर हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद अगर आप आज का अखबार चेक करेंगे तो वही सारी पुरानी बातें, डोनाल्ड ट्रंप, नाटो एंड सो ऑन अखबारों में भरा पड़ा, जिसका अब कोई वजूद नहीं है। स्वाभाविक है, बोर्ड ऑफ पीस पर भी आज काफी आर्टिकल्स में चर्चा है, जिस पर हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ कर चुके। तो वहां से जो कुछ मुझे मिला सबसे बेस्ट आज का, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिगर स्कूल बेटर फ्यूचर्स। और ये क्या है? बड़े स्कूल बेहतर भविष्य। चाइना के स्कूल के मॉडल की चर्चा है, और चाइना के स्कूल मॉडल में बड़े स्कूलों की संकल्पना है। यानी जैसे इंडिया में क्या है कि 100-150 बच्चों पर भी एक स्कूल है, यानी 50 से 150 बच्चों पर भी एक स्कूल है, वो चाहे प्राइमरी हो, चाहे वह नर्सरी हो, या उससे ऊपर का एजुकेशन हो। स्कूली शिक्षा की बात हो रही, विद्यालयी शिक्षा की बात हो रही है। लेकिन इस प्रकार के छोटे छोटे स्कूल्स क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा पाते हैं जो एक बच्चे को एक बेहतर मानव संसाधन में बदल सके, एक बेहतर मानव मूल्यों वाले मानव संसाधन में बदल सके? तो उसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि छोटी छोटी संस्थाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से संघर्ष कर रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या हमें चाइना का मॉडल अपनाना चाहिए? और भारत के कई राज्य उस तरफ चल पड़े हैं। घोषित रूप से वो चाइना का नाम नहीं लेते, लेकिन ये चाइना बहुत पहले से करता आ रहा है। इंटीग्रेटेड स्कूल इकोसिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड स्कूल इकोसिस्टम जो चाइना का है, भारत में भी विभिन्न राज्य उस तरफ बढ़ चले हैं। और उसी विषय को लेकर के एक बड़ी सी चर्चा, जिसमें 2017 के निबंध से ही शुरुआत होगी कि अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम, यानी एक राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। तो कक्षाएं कैसी होनी चाहिए आप देख सकते हैं। यूपीएससी ने एक और निबंध पूछा, काफी पहले पूछा, और वो प्रश्न पूछा कक्षा की अप्रासंगिकता, रेलिवेंसी ऑफ क्लासरूम। तो क्या आज की हमारी कक्षाएं अप्रासंगिक हो चुकी हैं? तो आज जो भारत की के जो क्लासरूम से जो कक्षाएं हैं
वो कैसे इरेलीवेंट हो चुके हैं, उसके बहुत सारे फैक्ट्स आपको यहां मिलेंगे। अरे भाई, कैसे कि वो एक ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में बदल नहीं पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो इरेलीवेंट हो चुके हैं। और उस इरेलीवेंसी का प्रमाण आपको कहीं से खोजने की जरूरत नहीं। आप केवल यूपीएससी के क्वेश्चन उठाइए, आपको अपने आप वहीं पर प्रमाण मिलेंगे, जहां पर यूपीएससी ही आपसे पूछता है कि भारत में समावेशी विकास के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है केयरलेस और यूजलेस मैन पावर। यानी यूजलेस, जो पढ़ी लिखी है बट उसको जो मार्केट की नीड उसके हिसाब से उसकी कोई पढ़ाई नहीं हुई, इसीलिए कहा जाता है बीए करने के बाद, एमए करने के बाद आप बेरोजगार रहेंगे। लेकिन आप सब नहीं रहेंगे। बीए एमए के बाद नेट जेआरएफ अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। एमए फर्स्ट ईयर होते ही आप नेट जेआरएफ के योग्य हो जाते हैं। आप सब इसको जरूर पकड़ेगा, ठीक है। तो ये आज हम लोग चर्चा करेंगे जीएस पेपर 2 शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधन, जीएस पेपर 3 स्वाभाविक समावेशी विकास, जीएस पेपर 4 इथिक्स के लिए भी चलेंगे, क्योंकि एथिक्स की यूनिट 1 में अगर देखेंगे तो मूल्यों के विकास में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका सीधा सीधा सिलेबस का पार्ट है। यानी हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। तो हमारे स्कूल जो बच्चों को खिलाने वाले हाथ हैं, क्या वो ऐसे हैं कि ये बच्चे यहां से पास होकर के बाहर निकले और वो संसार में नेतृत्व करें? तो आप देखेंगे बहुसंख्यक स्तर पर ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक स्तर पर यानी कुछ स्कूल, कुछ बच्चे जाकर के लीड कर रहे हैं। मैक्सिमम स्कूल, मैक्सिमम बच्चे आज भारत में पूर्णतया इर्रेलीवेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स कहती है या जो भी एनजीओ वगैरह की रिपोर्ट आती है सब यही कहती है, ठीक है। और फिर इसके बाद एसी की दृष्टि से मैंने बात कर ही ली आपसे। फिर इसके बाद बिजनेस लाइन पे आज एक टॉपिक आपको मिला जिस पर अभी मिशन नहीं आया, जैसे नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन हो गया, या आपसे प्रश्न पूछा, ठीक है, क्वांटम मिशन हो गया। वैसे ही भारत सरकारी भारत में एक रासायनिक मिशन उर्वरकों पर लाने जा रही है। तो यह न्यूज है, अभी वो लाई नहीं, जैसे ही लाएगी घोषित हो सकता है इसी बजट में हो जाए। आज से बजट पर भी आर्टिकल्स आने लगे हैं, बट मैंने उठाया नहीं क्योंकि अब मैं बजट को अपने ढंग से पढ़ाऊंगा। वो सारे आर्टिकल मैं इकट्ठा करता जा रहा हूं। जैसे आज आया है वुमेन्स के लिए पूरा का पूरा कि ये 26-27 का बजट महिलाओं के लिए कैसा होना चाहिए हिंदू में, तो मैंने सब रखा हुआ कटिंग। वो जब बजट आ जाएगा उसके बाद उसको मैं लगाऊंगा कि क्या अपेक्षा थी, क्या आया, ठीक है ना, और जो आया उससे क्या आउटकम निकलेगा, और जो अपेक्षा विचारकों ने की थी अगर वो नहीं आया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इस हिसाब से इस बार अलग प्रकार से, इसलिए आप देखोगे कि मैं अभी से लेकर के 31 तारीख तक, जब तक इकोनॉमिक सर्वे टेबल पर रख नहीं दिया जाएगा तब तक कोई भी सर्वे या बजट से रिलेटेड आर्टिकल नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का स्पेकुलेशन है, एक विचारक का कि ऐसा होना चाहिए। अब मैं वो आपको पढ़ाऊं क्या होगा वो एक अलग चीज है। तो जब होगा तो स्पेकुलेशन उसके साथ साथ लगा रहेगा, तो वो ज्यादा कन्विंसिंग होगा। आप लोग भी इसको समझिएगा, ठीक है। तो स्वाभाविक है। अब आते हैं फर्टिलाइजर मिशन की योजना सरकार बना रही, जिससे हम केमिकल यूज जो है कम करें। क्या करें? जिससे हम केमिकल यूज कम करें अपने खेतों में। अब आप कहेंगे सर ये फर्टिलाइजर मिशन ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी ये फर्टिलाइजर मिशन जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा 2026 वाले मेंस की तैयारी कर लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आ रहा है। मतलब 100%, मतलब 100% ये क्वेश्चन आ रहा है। फर्टिलाइजर मिशन 100% है। एग्रीकल्चर आपकी यूनिट नंबर 4, जीएस पेपर 3, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 7, यूनिट, समझ गए ना। तो ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का ही समझिए जीएस पेपर 3 मेंस का पेपर है। यूनिट 4, 5, 6, 7 ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। 10 में से 4 यूनिट तो केवल एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। तो ये तो मेरी तरफ से आउट हो रहा है कि अभी मैं पढ़ा दूंगा और फिर उसके बाद इसको आप डिटेल करिएगा। लेकिन ये टॉपिक देखिए क्लिक क्यों किया, यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। जैसे मैं यूपी पीसीएस का एक बच्चा हूं, इस समय मेंस में मेंटरशिप में है। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं, ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया। मे बी मैं इसको छोड़ सकता था आज। क्यों छोड़ सकता था बच्चों? रीजन ये था क्योंकि ये मिशन जब आएगा तो मुझे कराना ही कराना, और मुझे उम्मीद है कि बजट में आ जाएगा, क्योंकि ये एकदम साफ है कि ये घोषणा होने ही वाली है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो
ऑब्वियस इतना बड़ा अखबार है तो सोर्सेस के थ्रू ही लिखा जाता है, तो ये बजट में घोषणा हो जाएगी इसकी। तो मैंने सोचा था उसी टाइम पर जब हो जाएगी तो सारे फीचर्स के साथ आ जाऊंगा, लेकिन चूंकि कल मैंने एग्रीकल्चर यूपी पीसीएस का एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि लगभग 11 ऐसे केवल एग्रीकल्चर के पीवाईक्यूज का आंसर बना करके मैंने मतलब जो बच्चे मेंटरशिप में पर्सनल उनको दिया है, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन सेम यही है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, तब आपको मजा भी आएगा और आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि अगर प्रीलिम्स आप फंसा पाने में कामयाब हो जाते हैं तो मेंस कितना मेरे साथ आपका इजी हो जाएगा। केवल कल के मेरे बच्चों को जो मैं मेंटरशिप दे रहा हूं उसको आप देखिए केवल, बस, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, और पहले ये दिखाता हूं ये क्वेश्चन जो है किस साल आया हुआ है। ये अपना बच्चा है जो मेंटरशिप में अभी है यूपीपीसीएस में, और ये मुझे जैसे अब इसको एसे की तैयारी में करा रहा हूं, तो एसे में ये क्या करता है या जीएस में ये क्या करता है इसका, ठीक है ना। अब देखो जैसे कल की बात है, यस्टरडे लिखा होगा, और कल इसने क्या किया कि मैं इसका फोन नंबर थोड़ा सा हाइड करूंगा जिससे कि उसकी प्राइवेसी, हाँ ये देखिए। अब उसने मुझे क्या किया कि ये सारे मैसेज भेज दिए, ठीक है। कितने क्वेश्चंस के? ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस के प्री के। कितने हैं? लगभग लगभग 14 क्वेश्चन है, और ये मैंने इनको बना करके दिया। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आप यहां पर देखोगे, मैं आप सबको बताता हूं, 2007 में आया हुआ, एक बार आप देखिएगा 2007 में, 2007 में आप देखिए लिखा होगा ना नीचे से तीसरा, रासायनिक खादों का बढ़ता दुष्प्रभाव। देखिए जरा, रासायनिक खादों का बढ़ता दुष्प्रभाव। एक बार मुझे बताएं क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है, तब आपको मजा आएगा। 2007 में यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया, नीचे से तीसरा दिख रहा है, एक बार बच्चे बताएं। 2007 के आगे जो लिखा होगा ये रासायनिक खादों का बढ़ता दुष्प्रभाव पूछ रहा है। देखिए आप इस प्रश्न को, ठीक है। तो रासायनिक खादों का, अब इस बच्चे ने मुझे इतने ए से भेजे कि सर इन सब का मतलब हमारा ऐसा प्लान होता है हर एक सेगमेंट को ऐसे कवर करने का। अब मैंने, उसने लिखा एग्रीकल्चर पर, अब आप देख सकते हो सारे ए से। अच्छा क्लियर नहीं है, ठीक। अब ये देख सकते हैं आप सारा का सारा 11 ए से बना के दिया गया। आज फिर आ गया कि सर आज का टॉपिक होगा भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं। तो मैं, ये 2007 यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। क्या है? 2007 का यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जरूर एक बार खुद चेक करिएगा कि क्या, यानी रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव, और क्या ये आज का टॉपिक उसी दुष्प्रभाव को संबोधित कर रहा है कि नहीं। फटाफट बताइए, एक बार कमेंट कीजिए जिससे कि आनंद आ जाए आपको, ठीक है। क्या ये उसी को संबोधित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये 2007 का ऐसे बार बार मैं इसलिए बोलता हूं जिससे कि आप अपने आप को तैयार करें कि एक प्रीलिम्स निकले और वह आपका आखिरी हो। 2007 में यूपी पीसीएस का प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक खादों का बढ़ता दुष्प्रभाव। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, ऐसे का। अब आप इस टॉपिक को पढ़िए। सरकार आयात और सबसे केमिकल के इस्तेमाल को खेती में कम करने के लिए, यानी रासायनिक खादों के कम इस्तेमाल के लिए फर्टिलाइजर मिशन की योजना बना रही। तो ये बारीक नजर आपके मेंटर की होनी चाहिए, तब जाकर के चीजें बहुत इजीली। अब ये बच्चा जिसको मैंने कल पूरा कंटेंट दिया,
आज ये वाला कंटेंट अगर ये पढ़ लेगा मेरे लेक्चर में तो इसका दूसरों के मुकाबले कितना इनहेंस हो जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको अपने ही दोस्त से, जो आपका सबसे खास दोस्त होगा, आपको उससे ज्यादा मार्क्स लाना है। इसी को बोलते हैं कंपटीशन। यानी ये तैयारी नहीं है, ये कंपटीशन की तैयारी है। जो कहते हैं हम तैयारी करने जा रहे हैं, फिर उनका मुसीबत है उनके लिए। जो कंपटीशन, तो कंपटीशन कैसा है? लाखों लोगों में, हजारों लोगों में आपको एक में आना है। तो फिर आपके लिए कंपटीशन मतलब हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन को पढ़ते समय दिमाग में रखना है कि हम क्या वैल्यू एडिशन कर दें कि कोई भी इस पॉइंट को ना लिख पाए, अगर लिख भी पाए तो दो चार लिख पाए। तो आपको वैल्यू एडिशन, तो हिंदू वही है, आईक्यू वाईपी वही, वैल्यू एडिशन। और आज का समय वैल्यू एडिशन का ही, ठीक है। और उसी वैल्यू एडिशन को ध्यान में रखते हुए मेरे बच्चों, एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से, जो अब 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ, ब्रांड न्यू, जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये शायद ये आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। क्लियर प्रीलिम्स प्रोग्राम यानी सीपीपी। और आपको पता है एक स्ट्रेटजी होती है जिसे बोलते हैं फर्स्ट राउंड स्ट्रेटजी, जो मेरी स्ट्रेटजी है, जिसको मैं हमेशा आप सबके सामने रखता हूं, अब इसको फिर से रख रहा हूं। जिसमें पहला टारगेट है टारगेट 50, यानी जीएस प्रीलिम्स 24 मई को एग्जाम देते समय जीएस प्रीलिम्स क्वालिफायर प्रोग्राम टारगेट 50, यानी कि फर्स्ट राउंड में आप बिना गलती के यूपीएससी जैसे टफ पेपर में 50 क्वेश्चन कर सकें, या गलती भी हो तो 1 2 3 हो, यानी फर्स्ट राउंड में ही हम प्रीलिम्स ऑलमोस्ट निकाल ले जाएं। ठीक है। और दूसरा टारगेट 40 सीसेट क्वालिफायर प्रोग्राम, मेरे प्यारे बच्चों, कि हम 80 क्वेश्चन में फर्स्ट राउंड में 40 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाए। स्टार्ट डेट सुबह 11:30 बजे 1 फरवरी से, कंटिन्यूअस क्लास, कोई ब्रेक नहीं। फर्स्ट राउंड स्ट्रेटजी, ये एक ऐसा वैल्यू एडिशन है जो आपके लिए कल बैठे बैठे प्लान किया गया मेरे द्वारा, और मैंने इसे बनाया और आप सबको मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। यह प्रोग्राम इसलिए है कि जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जो फाउंडेशन कोर्सेज में हैं, जो 24 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अब वह किसी भी प्रकार से रुके ना। यानी ये हमारे फाउंडेशन का हिस्सा है। बट जो नए बच्चे हैं, जो बच्चे अभी तक मुझसे कनेक्ट नहीं है, या जो कनेक्ट होना चाहते हैं लेकिन प्रीलिम्स में कनेक्ट नहीं, वो भी इसका हिस्सा बन सकेंगे। वो हमारी टीम से आप बात कर लीजिएगा, बहुत ही नॉमिनल फी में, चूंकि इसमें इकोनॉमिक सर्वे इंक्लूड रहेगा। तो ये बहुत एक एक, एक समझिए महती कोशिश है कि फर्स्ट राउंड में 50 क्वेश्चन, यानी जैसे ही पेपर मिले तो आप 50 क्वेश्चन 100 में से ऐसे टिक कर जाएं जो फर्स्ट राउंड में सही, या अगर बहुत गलत हो रहा है तो 7-8 क्वेश्चन गलत हो रहा है। मैं कहता हूं 9 क्वेश्चन गलत हो रहा है, यानी 50 अटेम्प्ट किया, 9 क्वेश्चन गलत, तो 3 क्वेश्चन आपके और गए। तो लगभग लगभग फर्स्ट राउंड में जो मेरा टारगेट है 37, 38, 39 क्वेश्चन, वो एकदम फिक्स। बाकी आपको अच्छे से पता है कि अगर पेपर इजी आएगा तो आपकी भी बल्ले बल्ले है, नहीं आया जैसा पिछले 5 सालों का ट्रेंड चल रहा है तो स्वाभाविक इसी इतने से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, यानी 40, 42, 45, 47, 48, 10, इतना ही आपको मारना। तो ये आप सबके लिए नई नई चीजें, दिमाग हमेशा चला रहा हूं कि इस बार प्रीलिम्स रुके ना। चलिए अब शुरू करते हैं, यानी डिटेल राष्ट्रपति महोदया का पूरा स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम रिपब्लिक को समझने की कोशिश करेंगे। 77th रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप देखेंगे कि पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा है। पहला, संघर्षों से भरी दुनिया में भारत शांति का संदेशवाहक, यानी संघर्ष पूरी दुनिया में है। अब आप कहेंगे सर ये लाइन पढ़ के दो अप्रोच होती है, ये लाइन पढ़ के हम और आप निकल जाएं, और दूसरा होता है इस लाइन को हम यूज कर ले। अब मुझे बताओ, अगर आप निबंध लिख रहे हो और वर्तमान ग्लोबल ऑर्डर पर कोई भी प्रश्न आता है तो क्या हम उस भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं? वर्तमान जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पर अगर कोई प्रश्न आता है, चाहे फिलोसफिकल ही आए,
तो क्या हम पहली लाइन को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और भारत की भूमिका को दिखाते हुए कि संघर्षों से भरी आज की दुनिया है, चाहे हमास हो, इजराइल हो, चाहे एवरीवेयर, इंडिया पाकिस्तान हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, संघर्ष बांग्लादेश के अंदर है, संघर्ष हर जगह है, म्यांमार में है संघर्ष, रशिया यूक्रेन में है संघर्ष, ट्रेड वार प्रोटेक्शनिज्म का है संघर्ष, रेड सी पे है संघर्ष, हर जगह है, समझ गए? तो संघर्षों से भरी दुनिया में भारत शांति का संदेश वाहक है। और अपने संबोधन में उन्होंने टच किया जिन जिन सब्जेक्ट्स को, उसमें उन्होंने पीस पर बात की यानी शांति पर, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पर बात की, उन्होंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर बात की, उन्होंने इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर बात की, उन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट पर बात की, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और कल्चरल जो भी हमारे विषय है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं उस पर बातचीत की। इन सब का मैंने डिटेल रखा है कि शांति पर उन्होंने क्या कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर उन्होंने क्या कहा, वो सारी बातें। बट ये केवल एक वैल्यू एडिशन के रूप में। मेन आज की क्लास में जो टारगेट है वो रिपब्लिक को आपको बहुत अच्छे से समझाना, यानी रिपब्लिक डे 2026 और एसेंस ऑफ रिपब्लिक, यही आपको मुझे सिखाना है। जो बाबा साहब के स्टेटमेंट से क्लियर है, इसको थोड़ा डिटेल कर दूंगा। तो कल को यही प्रश्न है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ रिपब्लिक? ठीक है ना? तो रिपब्लिक के सार क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है। और क्यों ऐसा प्रश्न बनेगा? चूंकि ऐसा प्रश्न बन चुका है। अब उस प्रश्न को आप जरा यहां पर देखिएगा। जरा देखिए इस यूनिट जीएस पेपर 2, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण फीचर, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बोलिए? और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या है? तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान का प्रियम्बल या उसकी प्रस्तावना, है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर है। उसी प्रस्तावना में शब्द है रिपब्लिक, और रिपब्लिक के साथ बहुत सारे एडजेक्टिव्स, यानी जो रिपब्लिक की विशेषता बताए। एडजेक्टिव क्या होता है? जो विशेषता बतलाए। तो रिपब्लिक की विशेषता बताने वाले जो शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, उस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, वो हम करेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? रिपब्लिक। और मेरे प्यारे बच्चों, जो बाबा साहब का स्टेटमेंट था, एक एक चीज पे चलते हैं। एसेंस ऑफ अ रिपब्लिक क्या है? अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। एक चुना हुआ व्यक्ति होता है हेड ऑफ स्टेट। और चुनता कौन है? अब आगे आप आइए देखिएगा। संविधान की प्रस्तावना का एक स्टेंजा अगर आपको अच्छे से ध्यान रहेगा तो आप चीजों को और अच्छे से, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, देख सकते हैं। यही है रिपब्लिक का सोर्स, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखिए रिपब्लिक, बी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आते हैं हम लोग, तो ये यूनिट हो गई। और इस यूनिट से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगली यूनिट पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा है देख सकते हैं 2016 में। डिस्कस ईच एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स यानी जो किसी की विशेषता बतलाए, अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। लीजिए भैया, यानी उद्देशिका प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस? क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं? यानी जो भी विशेषता आप बताएंगे प्रियम्बल के साथ, प्रियम्बल में जो भी रिपब्लिक के साथ विशेषता बताई गई है, यानी इस रिपब्लिक की विशेषता, भारत एक गणराज्य, इसकी क्या विशेषता है? तो ये जो शब्द इसकी विशेषता बता रहे हैं, क्या आज वो डिफेंडेबल है? डिफेंडेबल का मतलब क्या उनका संरक्षण हो पा रहा है? जो बातें कही गई हैं, किसका संरक्षण हो पा रहा है? ये जरा यहां पर चलते हैं, ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है बेटा, जरा आप देखिएगा। लिखा हुआ है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड, क्या कहेगा? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू शेयर ऑल सिटीजंस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। ठीक है, मैंने आगे बनाया हुआ, ये उतना मजेदार है नहीं, इसमें वो शब्द रिपब्लिक के पहले जैसे नहीं, ये वाला
इसको हिंदी में अगर हम लोग देखेंगे, ये जो टीम ने हम भारत के लोग भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य, कैसा लोकतांत्रिक गणराज्य? संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 4 शब्द लगे हुए हैं। ये 4 शब्द गणराज्य की विशेषता बताते हैं कि भारत का गणराज्य कैसा? सॉवरेन है, संप्रभु है। कैसा है? पंथ निरपेक्ष है। कैसा है? समाजवादी विचारों वाला है। और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो गणराज्य के पहले जो भी शब्द लगे हुए हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और यही प्रश्न यूपीएससी, और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि भाई वो डिफेंडेबल है कि नहीं। आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस? तो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में डिफेंडेबल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि लॉ के द्वारा, यानी कानून के द्वारा, गवर्नेंस यानी शासन के द्वारा, इसके साथ साथ जो जुडिशरी है उसके द्वारा, जो लेजिस्लेटिव है उसके द्वारा, और एग्जीक्यूटिव तो मैंने बता दिया यानी एग्जीक्यूटिव के द्वारा। क्यों? क्योंकि संविधान को संरक्षित कौन करता है? संसद कानून बना करके, कार्यपालिका एग्जीक्यूशन करके, और जुडिशरी चेक करके कि जो कानून बना है या जिसको एग्जीक्यूट किया गया, जिसको लागू किया गया, क्या वो संविधान के आदर्शों के अनुकूल है या अनुकूल नहीं है। आई होप आप समझ गए डिफेंडेबल। तो अब कितना इजी हो गया आपके लिए इस प्रश्न को समझना कि अच्छा भैया संविधान गणराज्य के साथ जुड़े हुए ये 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों को हम आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि पहले चारों शब्दों को लिख दीजिए, फिर बताइए डिफेंडेबल है कि नहीं। तो डिफेंडेबल यानी ऐसे कि विधायिका के कानून, कार्यपालिका का कानून को लागू करना, न्यायपालिका की भूमिका, बस यही आपको लिखना है हर एक पॉइंट में। कि जैसे आरटीआई एक्ट आया तो आरटीआई एक्ट से हम कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनको अचीव कर पा रहे, जो आप लिखेंगे। कोई सा भी महिला अधिकारों के लिए कुछ आया तो हम कौन सा अचीव कर रहे हैं, मतलब जो प्रैक्टिकलिटी में घटित हो रहा है आपके सामने, तो ये लिखेंगे तो आपको ताबड़तोड़ आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो एक चीज ये हो गया, आप देख सकते हैं। फिर मेरे बच्चों, चूंकि एक ही प्रश्न था और 1 मिनट के लिए मैं पहले, क्योंकि इसी यूनिट पे बात कर रहा हूं, एक बार मैं एक मॉडल क्वेश्चन का भी जिक्र कर दूं जिससे कि टॉपिक और क्लियर हो जाए। अब मैंने एक मॉडल क्वेश्चन भी बनाया। Republic Day is not merely a commemoration of the enforcement of the Constitution, but an occasion, यानी केवल त्योहार टाइप का नहीं है, टू कंटिन्यूअसली टेस्ट द वैल्यूज एम्बेडेड इन द प्रियम्बल। यानी भारतीय गणराज्य की यार असल में आज ना गड़बड़ा दिया बच्चे ने, इसने ट्रांसलेशन, आप इंग्लिश वाला ही पढ़िएगा, पूरा रिदम मेरा टूट जाता है। क्योंकि कंटेंट मैं खुद बनाता हूं ना, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसको हिंदी उतनी ज्यादा आती नहीं। इसको मैं ठीक करवा लेता हूं बेटा, फिर उसके बाद 1 सेकंड। ये जो पहले क्वेश्चन का जो मॉडल क्वेश्चन है ना, पहले टॉपिक का, वो यार उसमें इंग्लिश में कुछ और कह रहा है, हिंदी में कुछ और कह रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो हिंदी वाला, मैंने 2 क्वेश्चन बना के भेजे थे ना, तो इसमें हिंदी वाला भी आ गया है, जो कि दूसरा क्वेश्चन एथिक्स से है, और पहला वाला जीएस पेपर 2 से है। इसको ठीक कीजिए तुरंत। अब पीडीएफ तभी शेयर करिएगा दोनों को ठीक करके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने वही लिया है, यानी मैं आपको समझा देता हूं जो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है सॉवरेन यानी संप्रभुता, दूसरा सोशलिस्ट यानी समाजवादी, यानी भारत का गणराज्य कैसा है, समाजवादी। तीसरा कैसा, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष मेरे बच्चों। और फिर उसके बाद कौन सा, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, और रिपब्लिक यानी गणराज्य बताने की जरूरत नहीं। तो वो यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि
जो रिपब्लिक डे है वह प्रियम्बल में जो रिपब्लिक के साथ जुड़े हुए विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, इन मूल्यों को कैसे आगे बढ़ाता है, यानी इन मूल्यों को कैसे वो संरक्षित करता है। तो जो मॉडल क्वेश्चन था उसी के बेस पर मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया। तो प्रश्न समझ में आया बच्चों? एक बार मुझे बताएं, क्लियर कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया, भाई इन चारों का संरक्षण कैसे हो रहा है। ये चारों आज रिपब्लिक की विशेषता बताने वाले शब्द व्यवहार में कैसे देखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी के साथ आप बताइए, एग्जाम्पल के साथ आप बताइए। समझ गए? पहला प्रश्न ये हो गया बच्चों। दूसरा प्रश्न है, भारतीय गणराज्य की शक्ति, शांति और सामर्थ्य के संतुलन तथा समावेशन और संवैधानिक नैतिकता के समन्वय में निहित है। अगला प्रश्न, यानी चार चीज जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया है। गणराज्य की शक्ति किससे निर्धारित होती है? शांति से, सामर्थ्य नागरिकों के संतुलन, सामर्थ्य के संतुलन तथा समावेशन और संवैधानिक नैतिकता। ये चार चीजें जो राष्ट्रपति महोदय ने अपने स्टेटमेंट में दी हैं, वहां से मैंने इस प्रश्न को बना दिया। गणतंत्र दिवस के संदर्भ में इस कथन की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। यानी ये दो क्वेश्चन है, नॉट ये सिंगल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक है, जिनका आंसर अभी आपको पीडीएफ में इन डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी से जुड़ा हुआ विषय। अब उसके बाद हम लोग आएंगे और देखते हैं दूसरा टॉपिक। हालांकि दूसरे टॉपिक की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी जैसे वुमेन का बड़ा मतलब वुमेन इंपावरमेंट का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि महिलाएं जो भी उनके सामने चैलेंज हैं, टाइम एंड स्पेस, समय के साथ जहां वो रहती हैं, ठीक है, यानी समय और स्थान में उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, तो महिलाएं कैसे ओवरकम कर रही हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है पॉजिटिव। तो इस वजह से ये लगा दिया गया और बाकी और नहीं लगाया गया, चूंकि हर एक चीज जो वो कह रही कहीं ना कहीं वो यूज होगा। लेकिन वुमेन इंपावरमेंट पर चूंकि एक उन्होंने कॉलम लिया है, वो खुद महिला है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, बाकी आप इसको यूज करेंगे। 2015 का प्रश्न, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। वे सपने जो भारत को सोने ना दे। तो भारत के सामने जो चैलेंजेस हैं वो भी सोने नहीं देते। यानी इस प्रश्न के दो पार्ट हैं कि जो हमारी एस्पिरेशन होती है, क्या होती है बेटा? एस्पिरेशन, यानी जो हमारी आकांक्षाएं होती है ना, सही कह रहा हूं कि नहीं, वो भी हमें सोने नहीं देती। और दूसरा चीज है कि जो हमारे चैलेंजेस होते हैं वो भी हमें सोने नहीं देते, यानी चुनौतियां जो हैं वो भी हमें सोने नहीं देती, क्योंकि चुनौतियों का सलूशन ढूंढना होता है। तो आप अगर सो गए तो सलूशन यानी समाधान ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और आकांक्षा आपकी है तो स्वाभाविक है आपको आकांक्षा के लिए भी काम करना पड़ेगा, तभी आप अपना एस्पिरेशन पूरा कर पाएंगे। तो दो चीजें इसमें लिखनी है। तो आज यानी भारत की आकांक्षा का भी उन्होंने जिक्र किया है, भारत की चुनौतियां भी आपको पता है और उसका भी जिक्र है, जिसको हमें दूर करना। इस प्रकार से फिर 2003 में पूछा, हाउ फार हैज डेमोक्रेसी इन इंडिया डिलीवर्ड द गुड्स। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों पर आपसे हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं और लोकतंत्र पर कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी के साथ यहां से बहुत कुछ लिख पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। रॉबिन सिंह सर, अगर 2026 की तरह 2026 में भी पीटी करंट अफेयर्स बेस आ गया तो रॉबिन सिंह के इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, फिर मैं आगे की कहानी शुरू करता हूं। इस बच्चे ने कहा है कि सर अगर 16 की तरह 26 में आ गया तो क्या होगा। मुझे तो लगता है कि आप लोगों से ज्यादा खुशनसीब फिर कोई नहीं होगा। आप लोगों से ज्यादा खुशनसीब, क्योंकि हम लोग अभी इस हिंदू में जो सबसे बड़ी कमी रहती है, क्योंकि उस पर आर्टिकल वगैरह होते नहीं, न्यूज वगैरह लास्ट में होती है, स्पोर्ट्स न्यूज। तो केवल मुझे स्पोर्ट्स न्यूज कवर करनी है और वो हम लोग पिछली बार भी किए थे, इस बार भी करेंगे। एक उसमें से डायरेक्ट आया था। तो 2016 की तरह, 2016 मतलब करंट बेस्ड, 2026 में आ गया तो ये तो मुझे लगता है कि शायद आप सबके लिए भाग्य का होता ना, भाग का ठीकरा फूट जाना, छींका फूट जाना, कुछ भी कह लीजिए। तो इससे बड़ी न्यूज क्या हो सकती है कि आप सालों से मुझसे हिंदू पढ़ रहे हैं और आपके सामने सारे अखबार होते हैं, हर चीज की कटिंग लगती है। ये भी नहीं कि मैं क्या चूज कर रहा हूं, हर एक आर्टिकल की कटिंग लगती है कि आप भी जरा मैच कर लीजिए। इंडिया के 3 सबसे बड़े अखबार, 3 सबसे अच्छे अखबार,
जिसकी कोई भी न्यूज मैं नहीं छोड़ता हूं। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं केवल एडिटोरियल की, तब तो आप फंस सकते हैं, जिसकी कोई न्यूज नहीं छोड़ता हूं जो इंपॉर्टेंट हो। तो मुझे लगता है कि शायद आपका प्रीलिम्स और इजी हो जाएगा अगर 2016 की तरह पेपर आया। आप उड़ा के रख देंगे जिन्होंने भी हिंदू पिछले 1 साल से फॉलो किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आप ऐसे वहां पाते हुए दिखेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी पेपर इजी आता है ना, तो उसमें किसी को कोई फायदा नहीं होता। आपको लगा रहे पेपर, वो मेरिट ऊपर निकल जाती है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं, इजी आए या कठिन आए, आपको एक समान भाव रखना है। क्या रखना है? एक समान भाव आपको रखना है, जैसा भी आए। क्योंकि आप अगर एक समान भाव नहीं रखे, जोश में आ गए कि यार करंट आ गया, फिर वो आपने गलतियां कर दी, आप कह रहे हैं कि मेरे 50 सही, लेकिन मेरिट तो 58 गई थी जनरल कैटेगरी की, उसी हिसाब से आप अपना जनरल ओबीसी की लगभग इतनी ही थी 58। 58 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 याद आए बच्चों आप लोगों को, तो मेरिट ऊपर निकल जाएगी। और अगर पेपर टफ आता है तो 47, 46, 44 ऐसी मेरिट जाती है। तो इसमें कोई किसी के पास कोई एडवांटेज नहीं है कि पेपर इजी आया तो आप तूफान मचा देंगे, पेपर टफ आया तो आप डूब जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में जो समझदार लोग हैं वो कभी भी डरते नहीं। जैसे मैं लगातार प्रीलिम्स पास किया आईएएस का, तो रीजन क्या था कि ये सारी चीजें किसी सीनियर ने बताई तो हमारे दिमाग में फिट थी ये सारी चीजें, कि पेपर इजी आए तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना, सबके 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने भी बढ़ जाएंगे, और अगर इजी नहीं आया सबके 5 घटेंगे अपने भी घटेंगे। तो हमें बस उस बॉर्डर पे रहना जहां से हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको समान भाव से पढ़ाई करनी है, सिंपल सी बात है। क्या करनी है? समान भाव से आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और उस रिपब्लिक विषय पर ही चर्चा करते हैं बच्चों, जिससे कि हम, अच्छा यहां मेरे बच्चों समावेशी विकास ये सारी चीजें लगी हुई हैं। शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा की। ये तो हम लोग रिपब्लिक को पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। रिपब्लिक, मेरे बच्चों अक्सर एक प्रश्न बच्चों के मन में उठता है कि आजादी तो 15 अगस्त की है, तो 26 जनवरी को हम क्यों एक प्रकार का आजादी दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों कि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेरे प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी तुम्हारे सारे रूल्स रेगुलेशंस भी हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे। यानी 1935 का शासन अधिनियम अगर हमारा शासन कर रहा है, कर ही रहा था ना 1950 जब संविधान फाइनली एक्टिव हुआ, उसके पहले तक तो 1935 के थ्रू ही हम शासित हो रहे थे, भले हम 1947 में आजाद हो गए। तो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? और यह प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? ऑब्वियस है, आप कहेंगे सर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसी लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे मिस्टर पंडित नेहरू, आप सबको पता है। और वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से रखी गई थी और यह कहा गया था कि अब भारत डोमिनियन नहीं स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। तो ये इसका एक बैकग्राउंड आपके सामने मैंने रखा, जिसको आपको प्रीलिम्स के लिए भी, यानी लाहौर अधिवेशन आपको बहुत अच्छे से आज पढ़ लेना। मैंने जो बता दिया इतने से आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। तो जब, यानी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का स्थायी आयाम होता उस निबंध में भी आएगा। तो जब हमने ऐसा सेलिब्रेशन कर लिया था, तो जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो एक
प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक और आइडियोलॉजिकल कंटिन्यूटी, यानी एक प्रतीकात्मक और वैचारिक निरंतरता के लिए 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को लागू किया गया। यानी इस स्मृति में 26 जनवरी 1930 को जो हमने पूर्ण स्वराज अपना लिया था, यानी 26 जनवरी 1950 को इसी प्रतीकात्मकता को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने संविधान को लागू किया। मतलब जो हमारा 15 अगस्त है, ये मेरे प्यारे बच्चों पॉलिटिकल फ्रीडम है। क्या है? पॉलिटिकल फ्रीडम है, यानी राजनीतिक आजादी है। और जो 26 जैन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस है, या हम कहें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेल्फ रिलायंट है, यानी संवैधानिक आत्मनिर्भरता है। यानी अब हम आपके संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अंग्रेजों के। हम संवैधानिक रूप से आत्मनिर्भर कब हुए? लिख लीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान आप पढ़ते हैं ना, तो संवैधानिक आत्मनिर्भर कब हुए? वो हुए 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि हम संवैधानिक रूप से आत्मनिर्भर हुए 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम यह रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। मजा आया? यानी राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर हुए 1947 15 अगस्त, और संवैधानिक रूप से आत्मनिर्भर हुए 26 जनवरी 1950। मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? अब एक बैकग्राउंड यहां से आपका क्लियर हो गया। अब यहां से आता है अगली चीज कि ये जो रिपब्लिक है, ये जो रिपब्लिक शब्द है, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग कि ये जो रिपब्लिक शब्द है, जो गणराज्य शब्द है, ये कहां से आया? तो सबसे पहले कहां से आया, ठीक है ना? तो रिपब्लिक मेरे प्यारे बच्चों लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और दो शब्दों से बना हुआ। एक बोलेंगे रेस और दूसरा बोलेंगे पब्लिका, PUBLICA। रेस मीन्स हो गया कोई चीज या कोई विषय, और रिपब्लिका का मतलब जनता, यानी जनता से जुड़ा हुआ कोई विषय या कोई हुई चीज। ये दो शब्द आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेस पब्लिका। यानी इसका अर्थ हो गया, इसकी मीनिंग हो गई कि जनता का विषय या जनता का शासन। यानी जो बाबा साहब ने कहा जनता का विषय या जनता का शासन, तो जो बाबा साहब कह रहे हैं सेम हम उसी लाइन पे आ रहे हैं। यानी सत्ता किसी राजा, वंश, चर्च या विदेशी ताकत के पास नहीं है, जैसा कि बाबा साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसा कि बाबा साहब कह रहे हैं कि नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क, यानी रिपब्लिक शब्द जिस लैटिन भाषा से निकल करके आया है, वो क्या कहता है कि सत्ता किसी राजा, किसी वंश, चर्च या विदेशी ताकत के पास नहीं, सत्ता किसके पास होती है? जनता के पास। किसके पास होती है? जनता। इसका मतलब होता है जो शब्द रिपब्लिक है उसका सटीक अर्थ क्या है? यानी गण धन राज्य। इंग्लिश वाला बता ही दिया, रेस पब्लिका। अब आते हैं लैटिन वाला, गण धन राज्य। गण मतलब क्या होता है? जनता, यानी पीपुल्स, यानी लोग। और राज्य का मतलब होता है शासन। मेरे प्यारे बच्चों याद रखें, यानी जहां जनता खुद शासक होती है वही गणराज्य है। जहां जनता खुद शासक होती है वही गणराज्य है। बाबा साहब का यह स्टेटमेंट उठा करके रट लीजिएगा, ठीक है ना? तो जहां जनता खुद शासक है, जनता, अब वह गणराज्य होता, रिपब्लिक। अब इसमें तीन बातें अनिवार्य होती हैं। क्या? गणराज्य में तीन बातें अनिवार्य होती हैं। नंबर वन, जैसा बाबा साहब ने लिखा है, राज्य का प्रमुख यानी जो हेड ऑफ स्टेट है मेरे प्यारे बच्चों, उसको जनता चुने। स्टेटमेंट को पढ़िएगा,
दूसरा, कोई वंशानुगत सत्ता ना हो, वो मैंने आपको बता ही दिया। और तीसरा, जिसमें सुप्रीम लॉ हो, यानी संविधान सर्वोच्च हो, यानी संविधान की सर्वोच्चता हो। ये तीन बातें किसी भी गणराज्य के लिए अनिवार्य है। तो अब कल को प्रश्न पूछे कि गणराज्य में, प्रीलिम्स में पूछे आपसे कि गणराज्य में कौन सी बातें अनिवार्य हैं, 1 2 3, अब आप अगर इस प्रकार की चर्चा का हिस्सा नहीं है तो आपको समस्या होगी। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ठीक है बेटा। अब आता है कि आज की चर्चा, यानी भारत गणराज्य कैसे बना। ठीक है, ये तो हो गया गणराज्य क्या क्या है और क्या चीजें हैं, लेकिन ये हम कैसे बने, कैसे बना भारत गणराज्य मेरे प्यारे बच्चों। यानी 26 जनवरी, इसके लिए आपको 26 जनवरी 1950 को जो हुआ वो जानना है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ एक, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो समाप्त हुआ, यानी ब्रिटिश कानून समाप्त हुआ और भारत का संविधान, यानी ब्रिटिश संविधान समाप्त हुआ और भारत का संविधान सामने आया। और भारत क्या बना मेरे प्यारे बच्चों? सॉवरेन रिपब्लिक बना, संप्रभु गणराज्य बना। संप्रभु यानी जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में प्रत्येक प्रकार से स्वतंत्र है। तो संप्रभु गणतंत्र बना भारत 26 जनवरी 1950। मतलब क्या हो गया? संप्रभु गणतंत्र का मतलब, संप्रभु गणराज्य का मतलब क्या हो गया? नंबर 1 कि ब्रिटिश राजा का कोई रोल भारतीय शासन में अब नहीं है, पहला। दूसरा, गवर्नर जनरल की जगह राष्ट्रपति का पद आया। और तीसरा, कानून ब्रिटिश संसद नहीं, भारतीय संविधान बना। यानी कानून का आधार ब्रिटिश संसद अब नहीं है, अब भारतीय संविधान है। ये तीन चीजें हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और कैसे बना पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अब आते हैं हम रिपब्लिक के प्रमाणों पर बातचीत करते हुए, यानी रिपब्लिक के प्रमाण मीन्स भारत के राष्ट्रपति का महत्व, यानी गणतंत्र का प्रमाण। अब हम आते हैं, यानी हो गया प्रमाण, ठीक है ना, गणतंत्र का प्रमाण। पहला, यानी हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी हमारी राष्ट्रपति, वो किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। यानी हमने एमपी एमएलए चुने उनके द्वारा। तो यह भी क्या हो गया? चुनाव तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन जनता के द्वारा ही उनका चयन हो रहा है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उनको चुन रहे हैं। तो पहला, यानी रिपब्लिक का प्रमाण है, वो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा हमारे राष्ट्रपति को चुना जाता है, हेड ऑफ द स्टेट को चुना जाता है। किसी राजा का प्रतिनिधि वह नहीं होता है और वह गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का संरक्षक है। क्या है? गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जरा कंफ्यूज मत होइएगा। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा था? कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सीसी। और बहुत से लोगों ने जब ये प्रश्न पूछा प्रीलिम्स में कि कौन संविधान का संरक्षक है, तो चूंकि ये स्टेटमेंट कई बारी प्रणब मुखर्जी साहब बोल चुके हैं कि आई एम द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो लोगों ने माना कि आंसर ये होगा, लेकिन एक्चुअल में आंसर था कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मींस सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षक वो है, याद रखिएगा। गार्डियन है वो, लेकिन जो प्रैक्टिकल संरक्षक है वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें सुप्रीम कोर्ट को आना था। इसीलिए कहा जाता है रिपब्लिक डे इज इक्वल टू प्रेसिडेंट्स डे ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? एकदम से सारी पिक्चर क्लियर हो गई। अब पिक्चर क्लियर हो गई तो ऑब्वियस है, अब आते हैं फिर से उस प्रश्न की तरफ जहां पर हम थे इस पहली यूनिट को रिप्रेजेंट करते हुए, और यहां पर आते हैं। अब थोड़ा सा रिपब्लिक शब्द और थोड़ा यूपीएससी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, और एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल मेरे प्यारे बच्चों। और इस प्रियम्बल की एक पंक्ति है जिसका मैंने अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया था, वी द पीपुल ऑफ
इंडिया। ये लाइन क्या बताती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये लाइन क्या बताती है? ये लाइन बताती है कि संविधान का स्रोत, द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? प्रीलिम्स के लिए भी जनता, जनता। आई होप आप समझ गए। अब पूछा है कि प्रियम्बल में गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। तो भारत के प्रियम्बल में क्या कहा गया है, यानी रिपब्लिक के साथ जुड़ा हुआ शब्द कौन कौन सा है? एडजेक्टिव अटैच्ड में पहला एडजेक्टिव क्या है? सॉवरेन यानी संप्रभु, है कि नहीं है? सॉवरेन, संप्रभु। दूसरा सोशलिस्ट यानी समाजवादी। तीसरा डेमोक्रेटिक, ठीक है, और यानी लोकतांत्रिक। और चौथा ऑब्वियस है, अपने आप में रिपब्लिक आ ही गया, सॉरी सेकुलर, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। यही शब्द जुड़े हैं, जरा समझते हैं एक एक चीज को। और प्रश्न था, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस? डिफेंडेबल, किसी भी चीज को आप डिफेंड कैसे करेंगे? आप मुझे बताएं, किसी भी चीज को आप कैसे डिफेंड करेंगे, पहले ये मुझे बताइए। तो आप डिफेंड करेंगे, आप कहेंगे सर डिफेंड करने का मतलब होता है कि जैसे किसी ने आप पे हमला किया या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आप कैसे, आप कहेंगे ना भाई कानून के अनुसार यह उचित नहीं है, और आप फिर क्या जाएंगे, थाने में जाएंगे, आप क्या करेंगे, वो जो है रिपोर्ट करेंगे, कंप्लेन करेंगे, यही तो होता है ना। और थाने वाले आपकी क्यों सुनेंगे? क्योंकि थाने वालों को जो आदेश मिल रहा है वो संविधान से मिल रहा है। आपका वकील आएगा जो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करता हुआ, कानूनों की व्याख्या करता हुआ आपके हक में बात रखेगा। तो आप अपने आप को डिफेंड कैसे करते हैं? सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, तो ब्रश क्या है? आपको डिफेंड कर रहा है किससे? जो भी हानिकारक बैक्टीरिया और वो सारी चीजें होती। तो वही चीज यहां पर भी है। तो डिफेंड कैसे करते हैं ये चीज? तो सॉवरेन यानी अगर हम सबसे पहले संप्रभु शब्द को देखें एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको लिखना इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहली चीज यही, हमेशा मीनिंग, यानी अब संप्रभु का मतलब क्या? भारत, यानी पहला जो एडजेक्टिव है रिपब्लिक, कि भारत का जो रिपब्लिक है, गणराज्य, वो संप्रभु है। पहला एडजेक्टिव उसके साथ यही है। तो सबसे पहले आपको जब आंसर लिखेंगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा? अर्थ यानी मीनिंग। मीनिंग क्या बताएंगे? भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। बाहरी शक्ति के अधीन यानी कोई भी, ब्रिटेन ऐसी शक्ति, और अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र, यानी विदेश नीति, आंतरिक नीति अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संचालित करेगा। और आज हम देख रहे हैं सारे एग्जाम्पल कि भारत वैसा ही कर रहा है, अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी और अपनी बाह्य सुरक्षा के लिए, अपनी आंतरिक मजबूती के लिए, अपनी बाह्य मजबूती के लिए। तो डिफेंडेबल है कि नहीं? भारत की विदेश नीति कैसे इस संप्रभुता को डिफेंडेबल बना रही है? अब क्या मुझे एग्जांपल बताने की जरूरत है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत की विदेश नीति आपको पता? नैम क्या था? नैम, नैम 2.0 अभी, या शुरुआत का नैम 1.0 पंडित नेहरू जी के समय में नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था? भैया ना हम रशिया वाले में जाएंगे यूएसएसआर में, और ना ही हम यूएसए वाले गुट में जाएंगे, और हम एक नया रास्ता चुनेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अनुकूल हो, राष्ट्रीय संप्रभुता के अनुकूल हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुकूल हो, और हमने नैम अपनाया। तो इसी को बोलते हैं डिफेंडेबल, यानी डिफेंड हो रहा है भारत सरकार की नीतियों, प्रयासों के द्वारा। यानी फॉरेन और इंटरनल निर्णय खुद लेना, इसे हम संप्रभुता कहते हैं। युद्ध या शांति का निर्णय हम स्वयं करेंगे, विदेश नीति का निर्धारण हम स्वयं करेंगे, कानून का निर्माण हम स्वयं करेंगे। यही है संप्रभुता का अर्थ। और आप मुझे बताओ कि क्या ये आज के समय में डिफेंडेबल है कि नहीं? बोलो भाई, क्या आज के समय में, कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, क्या आज के समय में ये डिफेंडेबल है कि नहीं? फटाफट बताइए, बोलो।
बोलिए, क्या आज के समय में, फिर से मैं कह रहा हूं, ये डिफेंडेबल है कि नहीं? बताइए। यानी ये आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? बोलो भाई। तो डिफेंडेबल शब्द क्लियर हो रहा है? क्योंकि बेटा ये एक प्रश्न की बात नहीं है, इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपसे फ्यूचर में पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 50 प्रश्नों की नींव तैयार करता, फाउंडेशन तैयार करता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको केवल यह ना हो कि भाई हिंदू की क्लास खत्म हो गई। हर एक पॉइंट पे आपका कहीं ना कहीं एक तगड़ा बेस होना चाहिए कि यार इस बेस से हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। अब सोशलिस्ट यानी समाजवादी, इसमें भी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसको आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अर्थ यानी मीनिंग। तो समाजवादी शब्द कब शामिल किया गया? मूल संविधान में नहीं था, मतलब मूल प्रियम्बल में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया। और ये क्या कहता है? ये राज्य का दायित्व सुनिश्चित करता है, राज्य का दायित्व, कि राज्य का दायित्व है सामाजिक और आर्थिक समानता क्रिएट करना। इसका अर्थ क्या है? कि यह गणराज्य सिर्फ अमीरों का नहीं है, गरीब, मजदूर, किसान, सबका ख्याल रखा जाए, जिसे हम भारत सरकार की समावेशी विकास की नीतियों में देख सकते हैं, जिससे हम जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए गठित विधि तंत्र निकाय, उनके लिए प्रारंभ की गई सभी प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स में देख सकते हैं। यानी सरकार क्या कर रही है, SC/ST एक्ट यानी कानून क्या कर रहा है, ये सब डिफेंडेबल के उदाहरण है। यानी हम समाजवाद का संरक्षण कैसे कर रहे हैं? तो सरकार की जो सामाजिक न्याय की स्कीम्स है, जो सामाजिक न्याय की योजनाएं हैं, सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं, और समय समय पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो, या हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजंस दिए हैं, जैसे आर्टिकल 21 का जो विस्तार हुआ, जिसमें शिक्षा, एजुकेशन, एनवायरमेंट, स्वास्थ्य, इन सब को मौलिक अधिकार घोषित किया गया जनता का, ये सब क्या कर रहा है? समाजवाद का ही संरक्षण कर रहा है। एजुकेशन 6 से 14 वर्ष निःशुल्क, क्या ये समाजवाद का उदाहरण नहीं? क्या आरक्षण को प्राइवेट स्कूलों में भी ले जाना बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्या वो समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं है? अगर है तो वो डिफेंडेबल है। लेकिन हाँ, चैलेंज भी, ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं, अभी तो मैं डिफेंडेबल केवल पढ़ा रहा हूं। तो ये हो गया समाजवाद, रिपब्लिक के साथ लगा हुआ शब्द और उसका क्या अर्थ है, सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब आता है स्वाभाविक रूप से सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे प्रियम्बल में शामिल किया गया। राज्य का कोई धर्म नहीं, सिंपल, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा। आई होप आप समझ गए। और स्वाभाविक है राज्य उसी प्रकार से कार्य कर रहा है। हां, इस पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता और हमारी धर्मनिरपेक्षता अलग है, और उसके बहुत सारे कारण भी, ये सारी चीजें मैं विस्तार से आपको बता चुका हूं। तो प्रैक्टिकलिटी में सभी धर्मों को समान सम्मान मिलता है। कैसे? भारतीय संविधान देता है, आर्टिकल 25 से 28। क्या सभी धर्मों को समान अधिकार है कि नहीं? किसी एक धर्म को ज्यादा है क्या, एक धर्म को कम है? यानी जो बहुसंख्यक हैं, क्या उनके धर्म को संविधान ने ज्यादा आजादी दी है, या जो अल्पसंख्यक धर्म वाले हैं उनको कम दी है? ऐसा तो नहीं है। तो भारतीय संविधान यानी डिफेंडेबल का मतलब है कि भारतीय संविधान, फिर भारतीय कानून और भारतीय शासन, इन तीनों के द्वारा कैसे इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसके बाद आते हैं डेमोक्रेटिक, ऑब्वियस है, यानी लोकतांत्रिक। तो सत्ता जनता के पास है, चुनाव होते हैं, जनता के प्रतिनिधि चुनाव में जीत करके जाते हैं, और वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, चूंकि अगली बार फिर उन्हें चुनाव में जाना होता है। आई होप आप समझ गए। तो डेमोक्रेटिक में पहली चीज तो ये हो गई कि सत्ता जनता के पास है। अब आप बताइए, क्या ये डिफेंडेबल है? अब बिल्कुल आप कहेंगे सर हमेशा है, केंद्र में एक बार, राज्यों में बार बार जनता के पास जाते। केवल चुनाव नहीं, दूसरी चीज इसमें है लोकतांत्रिक, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह सब भी
लोकतांत्रिक गणराज्य को चरितार्थ करते हैं, जिसे हम कानून, शासन और नीतियों में देख सकते हैं। आई होप आप समझ गए। और अब आता है, यानी जब इनके साथ जुड़े हुए सभी विशेषण पर आपने चर्चा कर दी मेरे प्यारे बच्चों, तो अब इनका परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला यानी इस गणराज्य का जो संप्रभु है, जो सेकुलर है, जो सोशलिस्ट है, जो डेमोक्रेटिक है, तो परिणाम क्या निकला कि भारत में कोई राजा नहीं, कोई वंश नहीं, कोई ईश्वर प्रदत्त सत्ता नहीं, बल्कि जनता सर्वोच्च है, यानी पीपुल आर सुप्रीम। पिक्चर क्लियर बच्चों? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का? एक बार मुझे बताएं, बोलिए। कर पाएंगे अब? और ऐसे ही सोचना, यूपीएससी ऐसे ही सोचवाता है। ठीक है, अब आता है बच्चों कि जो ये परेड होती है, यानी रिपब्लिक परेड, क्या पता है इंटरव्यू में या कहीं भी आपसे पूछ ले कि जो रिपब्लिक परेड होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? परेड क्यों? ठीक है ना, परेड क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्यों? अब जरा देखिए, इसको भी मैं सॉवरेंटी के साथ जोड़ रहा हूं, इसी संप्रभुता के साथ, इसी लोकतांत्रिक के साथ, इसी समाजवाद के साथ। तब आपको गहराई पता चलेगी कि अगर ये वाला पॉइंट आप लिखोगे इस प्रश्न के उत्तर में जो अब बोलने जा रहा हूं, दूसरों से 10 टाइम बेटर नंबर मिलेगा। एग्जामिनर सोचेगा भी कि नई पीढ़ी के बच्चे थोड़ा और गहरी सोच रखते हैं, वही किताबों में जो लिख दिया गया उतने से बधे हुए नहीं। परेड क्यों? क्योंकि ये जो संप्रभुता शब्द है, ये जो संप्रभुता शब्द है, इसकी रक्षा सेना करती है कि नहीं करती है? करती है कि नहीं? तो संप्रभुता की रक्षा सेना करती है, इसलिए यह परेड आयोजित की जाती है और सेनाएं अपना अपना प्रदर्शन करती हैं। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है झांकियों की, तो परेड क्यों? यानी सबसे पहले सेना का प्रदर्शन, क्योंकि सेना संप्रभुता की रक्षा करती है। दूसरा, आप देखोगे सभी राज्यों की झांकियां निकलती हैं। झांकियां क्यों? क्योंकि ये हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण है। सांस्कृतिक विविधता यानी धर्म, पर्व, त्योहार, नाटक, मेला, उत्सव, इन सब स्तर पर 28 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जो विविधता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कश्मीर की झांकी निकली, तमिलनाडु की निकली, केरल की निकली, लद्दाख की निकली, गुजरात की निकली, यूपी की निकली, समझ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की निकली, पंजाब की निकली। तो ये क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। और यह परेड इस कल्चरल डाइवर्सिटी को, सांस्कृतिक विविधता को झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत कर एक साथ भारत के समाजवादी लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाती है, डेमोक्रेटिक मूल्यों को भी आगे बढ़ाती है और सेकुलर अवधारणा को भी आगे बढ़ाती है। परेड इसलिए, यानी परेड प्रैक्टिकल है, शब्द गणराज्य के साथ जुड़े सभी विशेषण को वास्तविक रूप देने के लिए। और तीसरा, राष्ट्रपति को सलामी इसमें दी जाती है, यानी झांकियों के बाद जो तीसरी चीज होती है, राष्ट्रपति को सलामी। तो राष्ट्रपति को सलामी ये सब इसलिए देते हैं क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है और इस संविधान का गार्डियन है प्रेसिडेंट। यानी यह परेड कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो संवैधानिक आत्मविश्वास है, उसका प्रदर्शन है। क्या है? शक्ति प्रदर्शन नहीं, संवैधानिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन। ऐसा शब्द ही बोलिएगा इंटरव्यू में, नहीं तो फिर नंबर कटेंगे। आई होप आप समझ गए। तो 26
जनवरी मेरे प्यारे बच्चों केवल छुट्टी नहीं है, वह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत में राजा नहीं, संविधान राजा है और संविधान की आत्मा जनता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, वह स्टेटमेंट भी जो मेरे पीछे लगा है और दूसरा स्टेटमेंट भी जो हमको और आपको प्रेरणा देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली एज गुड एज द पीपुल हु ऑपरेट इट। यानी जो हमारा संविधान है ना, इसको लागू करने वाले, चलाने वाले हाथों पर निर्भर, यानी संविधान को झुलाने वाले हाथ जैसे होंगे वैसे ही भारत का संविधान बनेगा। अगर संविधान को झुलाने वाले हाथ तानाशाही मेंटेलिटी के हैं तो आपातकाल लगेगा, बार बार राष्ट्रपति शासन लगेगा, बार बार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होगा। अगर ऐसे नहीं है तो ये घटनाएं नहीं होंगी और एक लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र बन जाएगा। यहां तक की पिक्चर आई होप आपको क्लियर हो गई। बच्चे बताएं एक बार, सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। और रिपब्लिक से जुड़े अब कोई भी टॉपिक आपकी निगाह से निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, तो आपको करा दिया गया। अब आता है राष्ट्रपति की जो स्पीच होती है, चूंकि उसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो जो राष्ट्रपति की स्पीच है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों को जाननी है। ठीक है। यानी जो पहला स्टेटमेंट उनका है कि संघर्षों से भरी दुनिया में भारत शांति का संदेश वाहक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो इनका स्टेटमेंट है, पहले मैं इसको जीएस पेपर के थ्रू जोड़ दूं, फिर आता हूं। जैसे पेपर 2 यानी चाहे संविधान पर कोई प्रश्न आए, रिपब्लिक यानी गणराज्य पर कोई प्रश्न आए, राष्ट्रपति की भूमिका इस पर प्रश्न आए, भारत की वैश्विक भूमिका पर प्रश्न आए, पीस एंड डिप्लोमेसी पर, शांति एवं कूटनीति पर आए, तो आपको जो स्टेटमेंट राष्ट्रपति महोदया देती हैं, इनके संदर्भ में उसको आपको यूज करना चाहिए। जीएस पेपर 3 स्वाभाविक रूप से उनके स्टेटमेंट में जो आंतरिक सुरक्षा, डिफेंस में जो हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आर्थिक विकास जो हम कर रहे हैं, गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका भी जिक्र है। उसको भी आपको कोट करना है कि 77th रिपब्लिक डे पर गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदया ने भी सकारात्मक विचार दिया है और सरकार उस दिशा में काम कर रही। उम्मीद है कि हम और बेहतर कर पाएंगे। फिर इसके बाद चूंकि इसमें समाज व संस्कृति का भी जिक्र है, तो जीएस पेपर 1 भी आता है और महिला सशक्तिकरण, ये सारी चीजें, या जो भी सोसाइटी में जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जैसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, यानी विविधता में एकता, तो उसको भी आप यहां पर मतलब इनके स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के कोर थीम अगर हम पहले स्टेटमेंट की लें, तो शांति तभी टिकाऊ होती है जब वह शक्ति, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर आधारित हो। यानी कि आप संसाधनों को लोगों तक लेके जाइए, तभी शांति होगी, ऐसा इनके स्टेटमेंट में है। और यूपीएससी भी पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी वितरण न्याय के बिना कैसी भी आर्थिक प्रगति हो, वो अवश्य हिंसा को जन्म देगी। तो इनके स्टेटमेंट में वह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। और जब भारत शांति की बात करता है, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि शांति भारत की कमजोरी नहीं। ठीक है ना। शांति क्या है? शांति इज इक्वल टू भारत के वैल्यू यानी मूल्य प्लस भारत की शक्ति प्लस संविधान का संतुलन, इन तीनों का मेल है। अब पहला स्टेटमेंट वो देती हैं, संघर्षों से भरी दुनिया में भारत शांति का संदेशवाहक, जिसको अब मैं आपको यहां पर थोड़ा और डिटेल से समझाऊं तो मजा आएगा। यानी पहला उनका स्टेटमेंट जो है वो है, संघर्षों से भरी दुनिया में भारत की शांति की भूमिका। अब ये क्यों हम पढ़ें, तो बहुत सारे ए से आया था कि वैश्विक नेतृत्व की, ग्लोबल लीडरशिप की, वैश्विक नेतृत्व की भारतीय समाज की तैयारी, यानी ग्लोबल लीडरशिप।
हमें भारतीय होने पर गर्व यानी प्राउड क्यों करना चाहिए। ये दो निबंध आपके सामने सीधे सीधे कनेक्ट हो रहे हैं, बाकी और भी हैं। तो संघर्षों से भरी दुनिया, इनफैक्ट हो सकता है यही ए से ही आ जाए। क्या ये अपने आप में जो पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट एसे का टॉपिक है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, संघर्षों से भरी दुनिया में। तो वो ये क्या कह रही, आज की दुनिया युद्ध, कहां कहां युद्ध आपको पता है, भू राजनीतिक तनाव, जियो पॉलिटिकल टेंशन आपको कहां कहां है पता है। और तीसरा इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता का समय है, रोज ही हम कुछ न कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं। यानी आज की दुनिया की तीन विशेषताएं आपके सामने मैंने रखी। तो इन तीन समस्याओं का समाधान 1 2 3 जो मैंने आपके सामने रखा कि युद्ध है और जियोपॉलिटिकल टेंशन है और जो इनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता है, इसमें भारत की सोच कैसे उसे लीडर बनाती है, भारत की सोच उसे कैसे लीडर बनाती है। तो भारत की सोच क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है कि नहीं। दूसरा को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व, कि मेरे साथ आपका भी अस्तित्व है। और तीसरा डायलॉग एंड कोऑपरेशन यानी संवाद एवं सहयोग। यानी भारत के इन्हीं तीन मूल्यों के द्वारा संघर्षों से भरी दुनिया में भारत की शांति की भूमिका निर्णायक हो जाती है। यही बात उन्होंने कही है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब भारत एक प्रकार की मोरल पावर है और इसीलिए वो ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन पाया। तो पहला, संघर्षों से भरी दुनिया में भारत की शांति की भूमिका। दूसरा पॉइंट जो डिस्कस हुआ है, हमारे पास एक क्रेडिबल डिटरेंस है, यानी विश्वसनीय प्रतिरोध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अब जीएस पेपर 3 में आप लिखेंगे तो इसको अगर कोड कर देंगे तो कितना मजा आएगा। यानी राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया और यह उनका उल्लेख करना दर्शाता है कि भारत की रक्षा की तैयारी, आतंकवाद के विरुद्ध जो परसिवरेंस है, दृढ़ संकल्प है और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता, तीनों को उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट से आगे बढ़ाया। ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर भारत जो हम डिफेंस में बने स्वाभाविक है, और जिस तरीके से हमने क्रेडिबल डिटरेंस डेवलप किया है कि अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले हुए हमने उनको डिस्ट्रॉय किया, तो ये हमारी एक मजबूती है। और इतना ही नहीं, ठीक है हमारी मजबूती है, लेकिन तीसरा पॉइंट उन्होंने जो जिक्र किया है कि सैन्य शक्ति और शांति में एक संबंध होना चाहिए। यानी सैन्य शक्ति शांति के खिलाफ नहीं, शांति की गारंटी होती है। सेना, नौसेना और वायुसेना पर जनता का भरोसा होता है। मजबूत रक्षा अगर है तो विश्वसनीय शांति भी बनती है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने चौथा, भारत की आर्थिक ताकत का जिक्र किया है और भारत की आर्थिक ताकत के प्रति विश्व का विश्वास भी बन रहा है कि भारत अब तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, बताने की जरूरत नहीं है। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद हमारी जो ग्रोथ रेट है वो मजबूत है, इकोनॉमिक रिजाइलियंस है और यही आर्थिक शक्ति हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रदान करती है और विश्व पर विश्वास करता है, इसलिए हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। फिर इतना ही नहीं, वो समावेशी विकास और सामाजिक न्याय पर भी यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर भी बात करती हैं। राष्ट्रपति ने गरीबी उन्मूलन में हुई प्रगति पर जोर दिया, लगभग 81 करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, इसका उन्होंने जिक्र किया। यानी वो कहती हैं कि भारत की सरकार अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे इस सिद्धांत पर काम कर रही है। यानी जो सामाजिक न्याय है और जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, दोनों एक साथ आगे बढ़ रही हैं। फिर वो छठा, चूंकि वुमेन भी है तो वुमेन एम्पावरमेंट पर बातचीत करती हैं। वो कहती हैं कि महिला सशक्तिकरण ही एक समावेशी गणराज्य इंक्लूसिव रिपब्लिक की नींव होगी। ठीक है। और फिर वो सरकार की उपलब्धियां बताती हैं कि क्या इस दिशा में काम चल रहा है। तो 10 करोड़ प्लस महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 46% महिला प्रतिनिधित्व पंचायती राज संस्थाओं में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार की योजनाओं का लाभ ग्राउंड लेवल पर मिला है। उपलब्धियां, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का भी उन्होंने जिक्र किया है और ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप का भी जिक्र उन्होंने किया है। आप लोग भी अपने एग्जाम में इन दोनों मैचों का जिक्र वुमेन एम्पावरमेंट पर लिखते समय जरूर करिएगा। यानी इसका मतलब लैंगिक समानता बढ़ रही है और इसके द्वारा हम पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट यानी सहभागी लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। सातवां, उन्होंने समावेशी गणराज्य यानी इंक्लूसिव रिपब्लिक की बात की। यानी राष्ट्रपति का स्पष्ट संदेश था कि महिलाओं की सक्रिय और सशक्त भागीदारी के बिना
राष्ट्र का विकास संभव नहीं। और उनका यह स्टेटमेंट भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 16 यानी 14 से 16 तक समानता के आदर्श को आगे बढ़ाता है, यानी और प्रस्तावना भी न्याय, समानता और गरिमा की बात करती है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आजकल भाषा पर थोड़ा सा रहता नहीं, हिंदी भाषा थोपी जा रही, तो संविधान और भाषाई समावेशन पर भी वो बात करती हैं। कहती हैं कि 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में अब संविधान उपलब्ध है, यानी हमने भाषाई विविधता का सम्मान सुनिश्चित किया है। यानी और ये जो सभी भाषाओं में यानी 22 भाषाओं में संविधान उपलब्ध है, तो इससे क्या फायदा हो रहा है? संवैधानिक साक्षरता बढ़ रही है, यानी संविधान को लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, सबकी भाषा का सम्मान हो रहा है और राष्ट्रीय एकता का भी सम्मान हो रहा है। तो भाषाई आधार पर कोई भी प्रश्न पूछे जीएस पेपर 1 सोसाइटी में, तो ये वाला फैक्ट जरूर डालिएगा जो संविधान इतनी भाषाओं में उपलब्ध है। यानी एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, संवैधानिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहा है, यानी राष्ट्र की एकता का आधार संविधान है, या इस आदर्श को बढ़ा रहा है। फिर वो कहती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो यूपीएससी ने 2014 में आपसे निबंध में भी पूछा था, कॉलोनियल मेंटेलिटी, औपनिवेशिक मानसिकता भारत की प्रगति में बाधक है। क्या है औपनिवेशिक मानसिकता, यानी कॉलोनियल मेंटेलिटी? औपनिवेशिक मानसिकता यानी कॉलोनियल मेंटेलिटी। अब इसको आप जरा सोचिए। वही ये भी कह रही है, औपनिवेशिक सोच को त्यागने का आह्वान किया। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, अभी आप ही जब कल को आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपके ऑफिस में जाते ही ये पता लग जाएगा कि आप भी औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। आप विश्वास करिए, यानी आप जिस पृष्ठभूमि से निकल के आए, तुरंत आप अमीर की श्रेणी में आ जाएंगे, जबकि आप बिल्कुल अमीर नहीं। 1 लाख, 1.25 लाख की सैलरी पाने वाले एक अधिकारी अगर करप्शन ना करे, तो आपके पास धन के नाम पर तो, अब दिखावे के नाम पे तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, पावर इतना ज्यादा होता है कि धन वाले आपके साथ अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, वही जिस गांव, जिस परिवेश, जिस समाज से आप निकले हैं, अगर वहां से कोई व्यक्ति आपसे मदद चाहेगा तो स्वाभाविक आप नहीं करते। मतलब जैसे आप कहीं डीएम बने हैं, तो जहां से आप अपने जिले में रहे होंगे, वैसा ही कोई न कोई जिला वहां भी होगा, लेकिन आप प्रैक्टिकलिटी में दूर रहेंगे। पार्टी और बहुत सारी चीजें, ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं हो रहा, आपको अच्छे से पता है। अब ये मत कहिएगा कि एक डीएम ने ऐसा किया, एक डीएम ने, वो 1 दिन का काम है, वो 2 दिन का काम। आपको पता है कि एक डीएम के हाथ में पूरा जिला होता है, उसके पास बजट होता है, उसके पास एनजीओ तक रीच होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, जितने जिलों के आप सब ऑनलाइन में तो हर एक जिले के बच्चे हैं, आप सब जरा एक बार निकालिए और बताइए कि एजुकेशन और हेल्थ और न्यूट्रिशन और स्किल, इन चारों के लिए क्या कोई इंटीग्रेटेड प्लान कभी कोई डीएम बना पाया है? कभी की बात मैं कर रहा हूं। चारों को इंटीग्रेटेड रूप से कैसे डेवलप किया जाए, क्या उसका कोई क्लस्टर, जबकि वो पढ़ के जा रहा है कि क्लस्टर अप्रोच क्या है, वो पढ़ के जा रहा है कि लोकल पार्टिसिपेशन क्या है। ट्रस्ट करिए, अगर ये जो मुख्यमंत्री लोग होते हैं, अगर ये तेज तर्रार ना हो, या कुछ जो राजनेता जो बहुत अच्छे हैं, अभी भी ऐसा नहीं है, तो आप विश्वास करिए कि नीचे तक तो कुछ पहुंचेगा ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा इशू। खैर, तो उन्होंने भी कहा, औपनिवेशिक सोच को त्यागने का आह्वान किया। आई होप आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, यानी अंततः समराइज करते हैं कि राष्ट्रपति का संबोधन यह स्पष्ट करता है कि भारतीय गणराज्य केवल एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत संवैधानिक संकल्प है, जहां शांति, शक्ति, समावेशन, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक मूल्य एक साथ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, और जितने भी प्रश्न हैं उनका विस्तृत आंसर आपको अभी मिल जाएगा इन डिटेल, जब आप
PDF आपको मिलेगी, ठीक है ना। बाकी यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है हमारे साथ, और आप यूपीएससी की पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस मेंस की मेंटरशिप ले सकते हैं, और बाकी फर्स्ट राउंड स्ट्रेटजी में एडमिशन स्टार्ट है, आप लोग ले सकते हैं। चलिए, बड़े स्कूल बेहतर भविष्य, जरा इस न्यूज को एक बार आप लोग पढ़िए। ठीक है, क्या कह रहा है? इसको जरा पढ़िए और एक इसको आत्मसात कीजिए जरा सा। 30 सेकंड आपको देता हूं। ठीक है, अब आते हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया हो तो सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं। और सिलेबस में आप देख सकते हैं जीएस पेपर 2 सीधा सीधा एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ ये विषय निकल करके आता है। किससे? एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ विषय। ठीक है बेटा, और स्वाभाविक है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड करती है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में भी जिस देश के नागरिक जितने अच्छे स्किल्ड, उतने ही ज्यादा जीडीपी बढ़ी, तो इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। और जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे भी यानी जीएस पेपर 1 का आ जाता है, क्योंकि अगर एक बड़ी जनसंख्या क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रही है तो, और वह ना अपने लिए उत्पादन कर रही है ना राष्ट्र के लिए, तो उसके लिए भी समस्या और राष्ट्र के लिए भी समस्या, इसलिए ये यूनिट भी लगाई गई। और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सिलेबस है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। और मूल्य में केवल क्या सही है क्या गलत है यही मूल्य नहीं, मूल्य में तकनीकी मूल्य, मूल्य में आर्थिक मूल्य, मूल्य में और इसी प्रकार के जो मूल्य होते हैं, गवर्नेंस का मूल्य, कैसे डेवलप कर पाएंगे गवर्नेंस का मूल्य, कैसे डेवलप कर पाएंगे इकोनॉमिक वैल्यू अगर हमारे स्कूल कमजोर हैं तो इसलिए मैंने यहां पर यह भी लगाया है। 2022 का यह प्रश्न देखिए, स्कूली शिक्षा पर प्रश्न पूछा गया है कि जो बालकों को, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देने वाला कानून 2009 में लाया गया, वो पर्याप्त नहीं होगा अगर हम स्कूल शिक्षा के महत्व के बारे में माता और पिता दोनों में जागरूकता उत्पन्न नहीं करेंगे, बच्चों में जागरूकता उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चों को ऐसा एजुकेशन नहीं देंगे जिसमें वो जिसको लेकर के वो मोटिवेट हो, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी कानून बना दे हम शिक्षा को बेहतर नहीं कर पाएंगे। यही प्रश्न पूछा ना, यानी स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति, यानी स्कूली शिक्षा पर प्रश्न आपसे पूछ रहा है। फिर इसके बाद 2019 में आपसे पूछा कि जीडीपी अच्छी है लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स उसमें हमारा देश बहुत पीछे है, जिसके कारण से हम इंक्लूसिव ग्रोथ भी नहीं प्राप्त कर पा रहे। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स आता है वो किस पर चलता है? एजुकेशन और हेल्थ पर मेन, तो हम उसमें पीछे हैं, इसीलिए हम समावेशी विकास में भी पीछे हैं, क्योंकि हमारे लोग कमजोर हो गए।
फिर इसके बाद ए से बहुत सारे राष्ट्र के भाग्य मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, और शिक्षा वो है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। यानी आपका जो स्किल है, ये स्किल की बात है, ये वैल्यूज की बात है। किसकी बात है? स्किल की बात है, वैल्यूज की बात है। तो क्या हम स्किल और वैल्यूज आज के जो स्कूली इकोसिस्टम है हमारा, उसके द्वारा हम दे पाएंगे? ये भी विषय हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक विषय तो मैंने जिक्र कर ही दिया था, और वो विषय था कक्षा की अप्रासंगिकता। अब मैं इन सभी विषयों को आपके सामने क्रमशः रखता हूं, लेकिन पहले एक जरा अपनी आंखें बंद कीजिए आप सब लोग और सोचिए जरा। अगर किसी गांव, यानी एक्स एक विलेज है, एक गांव है, इसमें एक स्कूल है, आप अपने अपने गांव के स्कूल को याद करिएगा, जिसमें 20 से 30 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, केवल 20 से 30। एक ही शिक्षक है, ना लैब है, ना कंप्यूटर है, ना कोई खेल है, स्पोर्ट्स है। तो क्या हम उससे गुणवत्तापूर्ण, यानी इस स्कूल से क्या हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं? बोलो, क्वेश्चन मार्क। यही आज हम अपने आर्टिकल में सर्च करने जा रहे हैं कि क्या पहला, ज्यादा स्कूल होना ही अच्छी शिक्षा की गारंटी है? या हमें अब कम लेकिन बेहतर स्कूलों की जरूरत है? बेहतर स्कूलों की जरूरत है। क्या ज्यादा स्कूल होना ही अच्छी शिक्षा की गारंटी है, या ज्यादा को कम कर दिया जाए बट उनको बेहतर बना दिया जाए? सारे निबंध अपने दिमाग में रखिए। इररिलेवेंट ऑफ क्लासरूम, यूपीएससी ने 2006-7 में पूछा, कक्षा की अप्रासंगिकता। राष्ट्र के भाग का स्वरूप, शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों के बाद भी शेष रह जाती है। तो इस पूरी जर्नी को हम तब पूरा कर पाएंगे, यानी इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, जब हम देखेंगे कि भारत में, इन इंडिया, स्कूली शिक्षा अब तक की यात्रा। यानी आजादी के बाद का जो हमारा फोकस रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस, मेरे प्यारे बच्चों, हर गांव में स्कूल, हर बच्चे का नामांकन यानी एनरोलमेंट। इसका परिणाम क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ, नंबर 1, कि संख्या यानी नंबर में स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ गई। दूसरा, नामांकन लगभग 100% हो गया, यानी 100% एनरोलमेंट हो गया, यानी दोनों हमने लक्ष्य अचीव कर लिए। बट जैसे ही हमने लक्ष्य अचीव किया और इस पर सर्वे वगैरह स्टार्ट हुआ, जैसे असर वगैरह के सर्वे और बहुत सारे, तो यहां से क्या निकला? अब एक समस्या सामने आई मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम। समस्या क्या सामने आई? नंबर 1, बच्चे स्कूल तो जा रहे पर सीख नहीं पा रहे, यानी लर्निंग आउटकम। किसकी समस्या आ गई? लर्निंग आउटकम की। जो पढ़ रहे हैं उससे कुछ भी सीख नहीं रहे। आप लोग स्वयं सोचेगा कि आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है, आईक्यू आईपी में आने से पहले, क्या जो पढ़े थे कुछ सीख पाए थे? सीखना मतलब उसको यूज कर पाना।
तो यहीं से प्रश्न उठा कि समस्या पहुंच यानी एक्सेस की नहीं है, समस्या है क्वालिटी यानी गुणवत्ता की। और एडिटोरियल जो मेरे प्यारे बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं, यानी ये एडिटोरियल आज मुख्य तर्क यही करता है, इसका मुख्य तर्क है कि भारत में स्कूल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल बहुत छोटे और बिखरे हुए हैं। छोटे स्कूलों की वजह से पहला, शिक्षक कम है, विषय के विशेषज्ञ नहीं है, लैब और सुविधाएं नहीं है, पढ़ाई सिर्फ किताब और परीक्षा तक सीमित है, यानी आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाइए, बस उतने के लिए आपको किताब पढ़ना है। इसलिए इसमें एक सलूशन दिया गया है इस आर्टिकल में, और वो क्या सलूशन है? छोटे छोटे स्कूलों से बड़े स्कूल, बड़े इंटीग्रेटेड स्कूलों की ओर जाना। क्या जाना? छोटे छोटे स्कूलों से बड़े और इंटीग्रेटेड स्कूलों की ओर जाना। और इसके लिए लिया गया है उदाहरण चाइना का, यानी चाइना का मॉडल लिया गया है, और चाइना बहुत पहले से ऐसा कर रहा है। चीन में एक स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग विषयों के शिक्षक होते हैं, आधुनिक लैब होती हैं, खेल होती है, काउंसलिंग होता है, और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। और ऐसा कर पाना इसलिए संभव है क्योंकि एक ही कैंपस में सारा इंफ्रा लगा देना कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, कम लागत और बेहतर आउटकम वाला होता है। भारत में अगर कंपेयर करें, वहां हजारों बच्चे हैं, एक सरकारी स्कूल में सिर्फ 150 बच्चे औसतन पढ़ते हैं। तो यहां पर चीन का मॉडल अपनाने की बात कही गई है। यानी चीन का मॉडल क्यों? क्योंकि चीन ने यह समझा, क्या समझा, कि स्कूल का आकार अगर हम स्केल बड़ा कर दें तो शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है। और ये बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूं। अगर मेरे पास संसाधन हो तो मैं इस अभिव्यक्ति आईएएस को, मतलब इसके कई, मतलब इसको बड़ा करके एक कैंपस बना करके मैं वहां पर प्रैक्टिकल, यानी आप ही लोगों को आरएनडी का एक, आप मान के चलिए, सुपरस्टार बना सकता हूं इंडिया का। पूरी एक टीम रहे, एक एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हो, उनको मेरी तरफ से एक कैरिकुलम जाए, एक फूड प्रोसेसिंग के हों एक्सपर्ट, उनको मेरी तरफ से जाए। ऐसे ही हर क्षेत्र के आप देखिए कहां से कहां देश पहुंच जाए, सिस्टम, ये संस्था पहुंच जाए। लेकिन ऑब्वियस है, खैर, तो स्कूल का आकार बढ़ाकर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि 150 बच्चों के लिए आप लैब बनवाने नहीं जा रहे, लेकिन अगर हजारों बच्चे होंगे तो फिर लैब बनाना कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और फायदेमंद भी होगा। तो यही बात यहां पर डिस्कस की गई है कि भारत में जो जमीनी समस्या है स्कूल के, मतलब स्कूल को लेकर के, तो बहुत छोटे स्कूल है। यानी लाखों स्कूल ऐसे हैं जहां 50 से भी कम बच्चे, लाखों बेटा, सिंगल टीचर स्कूल है, एक शिक्षक, कई कक्षाएं, कई विषय, कई उम्र के बच्चे। तो ये एक प्रकार की मल्टी ग्रेड टीचिंग हो गई जो सीखने की गुणवत्ता को कमजोर करती है। और फिर इसमें डिस्कस किया गया कि सेकेंडरी एजुकेशन यानी 9 से 12 सबसे कमजोर है हिंदुस्तान की। क्यों? क्योंकि छोटे स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलग शिक्षक नहीं है, साइंस की लैब नहीं है, आप देख सकते हैं, विषय विशेषज्ञ नहीं है। नतीजा 9, 10, 11, 12 बच्चे क्या करते हैं? रटने वाली पढ़ाई करते हैं, आगे चलकर स्कूल छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि क्लास 10 के बाद ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। यानी जो हमने प्राइमरी लेवल पर 100% एनरोलमेंट किया है, वो क्लास 10 के बाद बहुत तेजी के साथ ड्रॉप आउट में कन्वर्ट होने लगता है। आई होप आप समझ गए। और ये जो बड़े स्कूल है, फिर आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ भी कनेक्ट है। कैसे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, क्या कहती है? वो कहती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? समग्र यानी होलिस्टिक, स्किल बेस्ड यानी कौशल आधारित, टेक्नोलॉजी से जुड़ी, और कैरियर
ओरिएंटेड, कि बच्चा पढ़े तो उसको लगे कि यार मैं बीए, बीकॉम, एमएससी जो कुछ भी कर रहा हूं, तो बाद में जाकर के मुझे जिस प्रोफेशन में जॉब चाहिए उसके मिलने के चांस हैं। तो प्रश्न यही उठता है कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि शिक्षा होनी चाहिए समग्र, कौशल आधारित, टेक्नोलॉजी से जुड़ी, कैरियर उन्मुख, क्या यह सब एक छोटे स्कूल में संभव है? बताइए। आप कहेंगे यह सर संभव नहीं है। तो इसीलिए बड़े और समेकित इंटीग्रेटेड स्कूल की बात कही गई है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा बड़े और समेकित स्कूल को आप समझाएंगे क्या? बड़े और समय, हम कहेंगे थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं, आइए। बिग एंड इंटीग्रेटेड स्कूल, यानी बड़े और समेकित स्कूल, इनका मतलब क्या होता है? या इसको इंटीग्रेटेड के साथ एक वर्ड और लिख सकते हैं, कंपोजिट। वो एक ही चीज है, समेकित, कंपोजिट स्कूल। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि ये मान लीजिए स्कूल हो जाए, इसको मैं ऐसे स्कूल मान लेता हूं, ये हो गया स्कूल। क्या हो गया? ये स्कूल। ये हो गया आपका स्कूल। अब इसी स्कूल में क्या क्या हो, यानी स्कूल का कैंपस है ये पूरा का पूरा। अब एक ही कैंपस में, यानी एक विंग यहां हो जाए जो प्राइमरी की हो, प्राइमरी विंग। फिर यहीं पर मिडिल वाली विंग, अरे चल जाओ भाई, ठीक है ना, शॉर्ट, यहीं पर हो जाए मिडिल विंग। फिर यहीं पर हो जाए सेकेंडरी विंग, और यहीं पर हो जाए सीनियर सेकेंडरी विंग। जैसा कि जो भी अच्छे स्कूल होते हैं उसमें ऐसा होता है। अच्छे मतलब जो प्राइवेट अच्छे स्कूल हैं दिल्ली वगैरह या मुंबई या जो भी, तो वहां पर ऐसा ही होता है। प्री नर्सरी से लेकर के और हायर सेकेंडरी तक एक ही जगह होता है। तो इसका मतलब एक ही कैंपस में ये सारे सिस्टम डेवलप हो। अब फायदा क्या होगा इसका? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा बेटा, एक कक्षा एक शिक्षक, ऐसा होता है। हर एक कक्षा का एक हेड होता है, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, कुछ भी कह लीजिए। तो पहला फायदा होगा एक कक्षा एक शिक्षक। दूसरा क्या होगा? विषय विशेषज्ञ उपलब्ध। तीसरा क्या होगा? बच्चा बीच में स्कूल नहीं छोड़ता। और चौथा, बेहतर माहौल में लर्निंग आउटकम बेहतर आता है। अब आता है कि क्या इस प्रकार के प्रयास यानी ये इंडिया में हो रहे हैं? जी हां, स्टेट काम कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने मॉडल कंपोजिट स्कूल बनाने शुरू कर दिए हैं, यानी ऐसे ही छोटे छोटे स्कूलों को खत्म करके एक बड़ा स्कूल। मध्य प्रदेश भी ऐसा कर रहा है, जिसका नाम है सीएम राइज स्कूल। राजस्थान भी ऐसा कर रहा है, जैसे आदर्श स्कूल। तमिलनाडु भी ऐसा कर रहा है, ओडिशा, झारखंड ये भी ऐसा कर रहे हैं। इन सब का उद्देश्य एक ही है कि कम स्कूल लेकिन बेहतर स्कूल। आई होप आप समझ गए। लेकिन ये जो विभिन्न राज्य कंपोजिट स्कूल चला रहे हैं या इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल एक बड़ा अच्छा बच्चों प्रश्न उठाता है, जिसकी तरफ ध्यान रखना है कि जो समेकित स्कूल है उनके साथ चैलेंज क्या, इंटीग्रेटेड स्कूल उनके साथ चैलेंज क्या है, यानी चिंता क्या है। पहला, कि अगर स्कूल बड़ा है और वो दूर है, तो जो गरीब बच्चे हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं मिलेगी, परिवहन की, तो गरीब बच्चा बाहर हो जाएगा। यानी इक्विटी का मुद्दा है, गरीब बच्चा बाहर। इसलिए यहां पर कहा गया कि जब आप कंपोजिट स्कूल बनाएं तो उसके साथ साथ आप बस या ट्रांसपोर्ट की सुविधा दें, लोकल प्लानिंग करें और डिसेंट्रलाइज डिसीजन, विकेंद्रीकृत निर्णय लें। मेरे प्यारे बच्चों, यही बात यहां पर टोटल डिस्कस की गई। तो
आज हमने इसमें क्या समझा, मैं एक बार समराइज करता हूं, फिर आप बताइएगा। हमने समझा नंबर 1 कि भारत की समस्या स्कूलों की संख्या नहीं है, समस्या शिक्षा की गुणवत्ता है। क्यों? क्योंकि छोटे स्कूलों में सीमित अवसर हैं, बड़े समेकित स्कूलों में बेहतर भविष्य है और एक राष्ट्र के भाग के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा से होता है। तो ऐसे में अगर बड़े समेकित स्कूल चाइना जैसे मॉडल इस बात को स्थापित करते हैं कि बड़े समेकित स्कूल के फायदे हैं, तो स्वाभाविक हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन गरीब बच्चों को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों। अंततः हम कह सकते हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म इज नॉट अबाउट क्लोजिंग स्कूल्स बट अबाउट ओपनिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया है और जिस पर मॉडल क्वेश्चन भी आपके सामने बना है, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। एक बार इस प्रश्न को पढ़ें, आप पढ़िए और कमेंट करिए क्या इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप लिख पाएंगे, फटाफट बताइए। कर लेंगे? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, कर लेंगे। तो अब अगले टॉपिक की तरफ यात्रा की जाए। और बच्चों, बस यूपीएससी यही है, यूपीएससी अलग से कुछ भी नहीं है, बस हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। प्रीलिम्स निकालो, जो कहता हूं खुल करके कहता हूं, जेब में रख दूंगा रिजल्ट। अब थोड़ा और चीजें क्लियर हुई है ना, जैसे अब उस टाइप का नहीं है कि भरे जाओ। अब मैं बहुत सीमित हो रहा हूं, हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन से मतलब कुछ ही एडमिशन में लूं, यानी 100 एडमिशन हो जाए, ब्लॉक कर दूं, उसके बाद फिर साल भर उन पर पढ़ाई हो। इसी वजह से जो है फीस वगैरह मैंने कम नहीं किया, क्योंकि मेरा तब टारगेट है कि आगे चल के और भी सख्त होना, क्योंकि अब रिजल्ट ही है जो मजा लाएगा लाइफ में। ठीक है, अब आते हैं गवर्नमेंट प्लान फर्टिलाइजर मिशन टू कट इंपोर्ट केमिकल यूज, यानी सरकार आयात और केमिकल के इस्तेमाल को कम करने के लिए फर्टिलाइजर मिशन की योजना बना रही है। ये बजट में हो जाएगा, तो वहां पर भी हम पढ़ेंगे। और ये हमें पढ़ना क्यों चाहिए, ऑब्वियस है, ठीक है ना। 2024-25 में फर्टिलाइजर की खपत ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई भाई साहब, ऐतिहासिक ऊंचाई पर। तो इसलिए ये टॉपिक, तो पहला इकोनॉमी, फिर एग्रीकल्चर, बताने की जरूरत नहीं, इकोनॉमी में और सरकारी नीतियां, जो मिशन आ रहा है वो सरकारी नीतियों से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो मैं अगर आपसे एक बात कहूं, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आईक्यूआईपी के बच्चों से एक क्वेश्चन है, आप सबसे एक प्रश्न है, क्या भारतीय कृषि आज भी उतनी ही प्राकृतिक है जितनी हमारे दादा परदादाओं के समय में थी? मैं तो खुद देखा हूं कि हमारे घर में जो सरिया होती थी, सरिया बोलते हैं जहां पर आपके एनिमल्स वगैरह बांधे जाते हैं, यानी एनिमल्स का घर, तो जो गोबर इकट्ठा होता था उसको निकालने के लिए कुछ लोग होते थे, एक जगह पर वो इकट्ठा किया जाता था। जब ढेर सारा इकट्ठा हो जाता था तो महीने 2 महीने में एक बार खेतों में ले जा करके उसे डाला जाता था। तो आप कहेंगे नहीं भाई, उस समय नेचुरल होता था, अभी बिल्कुल भी नहीं। आज भारतीय कृषि बड़े पैमाने पर केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भर हो चुकी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे आप लोग जब 10th और 12th का एग्जाम देते हैं, जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो वो क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, तो वो जो क्वेश्चन बैंक है वो एजुकेशन के केमिकल फर्टिलाइजर है। जो तुक्का पढ़ते हैं कि हम इतने से कर लेंगे, इतने नोट से पढ़ लेंगे, बगैर किसी अच्छे टीचर के साथ कनेक्ट हुए। तो यूरिया हो, डीएपी हो और पोटास हो, इन तीनों का उपयोग हम कर रहे हैं।
ये किसानों की लागत भी बढ़ा रहा है, नंबर 1, और मिट्टी, जल और पर्यावरण के लिए तो ये चिंता का विषय है ही। और यही है, इसी बैकग्राउंड में सरकार उर्वरक मिशन जैसे सेमीकंडक्टर मिशन, जैसे क्वांटम मिशन, वैसे ही उर्वरक मिशन या हाइड्रोजन मिशन की तर्ज पर ही एक मिशन लाने की योजना है। आई होप आप समझ गए। अब 2024-25 ही इतिहास, इसको प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, किस वर्ष ऐतिहासिक सबसे अधिक यूरिया की खपत हुई। अब आपको अच्छे से पता है, मतलब उर्वरक की, यूरिया क्यों? यूरिया सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है, क्योंकि सस्ता होता है और सरकार भारी सब्सिडी देती है। डीएपी और पोटास, आपको अच्छे से पता है, पोटास तो 100% हम बाहर से ही मंगाते हैं। भारत को बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहना पड़ता। आयात का भुगतान किसमें किया जाता है? डॉलर में, यानी हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी ये कमजोर करता है। यानी उर्वरक सब्सिडी का भारी बोझ है सरकार पर, विदेशी मुद्रा पर दबाव है, मिट्टी में पोषक तत्वों का इसके कारण असंतुलन हो जाता है, नदियों और भूजल में इसके कारण से रासायनिक प्रदूषण भी फैल रहा है, क्योंकि खेतों का ही जो पानी है, मतलब जब बारिश वगैरह होती है वो रिस करके मतलब जो है नदियों की तरफ भी पहुंच जा रहा है। तो इसी वजह से उर्वरक मिशन लाया गया, जिसका जो मूल उद्देश्य है, जिसका जो फंडामेंटल है, मूल विचार है कि कृषि को जो रसायन निर्भरता है वहां से निकालकर सस्टेनेबल, बैलेंस्ड और आत्मनिर्भर बनाया जाए। यानी यह मिशन केवल उर्वरक घटाने की बात नहीं करता, पॉइंट लिख लीजिएगा, बल्कि उर्वरक उपयोग की सोच को ही बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस मिशन के जो पिलर्स होंगे, पहला, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग, यानी जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने की प्रवृत्ति को रोकना। दूसरा, आयात निर्भरता में कमी। तीसरा, वैकल्पिक ऊर्जा, मतलब उर्वरकों को बढ़ाना, जैसे जैव उर्वरक हो गया, बायो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया, जैविक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस प्रकार की चीजों को। और चौथा होता है, इसका पिलर है मिट्टी केंद्रित कृषि, यानी हर खेत की मिट्टी के अनुसार पोषण। अब जरा इसी चौथे वाले पॉइंट पे आइएगा और मुझे बताइएगा कि जो मैं पर्सनल मेंटरशिप की बात करता हूं, देखिए, लेना नहीं लेना आपकी मर्जी, लेकिन आज के 1 साल 2 साल के बाद पछताना ना पड़े। ये चौथा पॉइंट क्या है? मिट्टी केंद्रित कृषि क्या है? हर खेत की मिट्टी के अनुसार पोषण, ऐसा सरकार कह रही, चूंकि खेती नष्ट होती चली जा रही। यानी वन साइज फिट्स ऑल नहीं, कि सभी खेत में एक ही पद्धति का उर्वरक, डीएपी, पोटास नहीं। यानी इस मिशन के 4 पिलर बनाए गए हैं। उसमें पहला, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग। दूसरा है आयात निर्भरता में कमी। तीसरा है वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना। और चौथा क्या है? मिट्टी केंद्रित कृषि। यानी हर खेत की मिट्टी के अनुसार अब सरकार पोषण का प्लान किसानों तक पहुंचाएगी। तो हर खेत, यानी वन साइज फिट्स ऑल का कहीं उपयोग नहीं है भाई, क्लासरूम हो चाहे जो भी हो। तो हर खेत की मिट्टी के अनुसार पोषण, वही हर एक बच्चे के अनुसार उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर रिजल्ट करना। बाकी यूपीएससी की तैयारी करनी है तो बहुत है, तब तो जो चल रहा है इसका वन साइज फिट्स ऑल, हजारों बच्चे एक क्लास में बैठे हुए सब एक ही प्रकार का आनंद उठा रहे हैं। आपका कोर एरिया क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किसी को किसी चीज से फर्क नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। आई होप समझ गए। फिर इसके बाद प्राकृतिक खेती का जिक्र किया गया है, नेचुरल फार्मिंग का, नेचुरल फार्मिंग का। और ठीक है ना, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसी अवधारणाओं को ये आगे बढ़ाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक खेती या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मतलब किसान बाहर से कम इनपुट खरीदता है, इसमें यही है, यानी कि उर्वरक वगैरह बाहर से नहीं, स्थानीय संसाधनों का, जैसे गोबर वगैरह का उपयोग करता है। मिट्टी स्वयं पोषक तत्वों का पुनरुत्पादन करती है। ठीक है, तो ये एक प्रयास है जो केवल कृषि सुधार नहीं है, बल्कि किसान की आय, स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो बस यही आपको पढ़ना है। इसका भी एक क्वेश्चन बना हुआ जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पढ़िए जरा इसको आप
कर पाएंगे इस प्रश्न को? ठीक है, ये बजट में जहां तक है आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग, तो इस प्रश्न का आप आंसर करिए। और आज इतने ही टॉपिक थे बच्चों, ये मेरे बारे में जानकारी, ये रिजल्ट वगैरह, और ये है अभिव्यक्ति इंटीग्रेटेड ऑप्शनल मेंटरशिप, यानी अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की मेंटरशिप चाहते हैं तो आपके पास अवेलेबल है। अगर आप फाउंडेशन जीएस का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वो भी अवेलेबल है। अगर आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं आईएएस, तो उसमें ये दोनों कोर्स अपने आप आपको मिलते हैं, जिसकी कोई अलग से फीस नहीं देनी होती है, केवल आपको मेंटरशिप की फीस पे करनी होती है, जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों एक साथ मिलते हैं आपको। ये समझिए बिल्कुल फ्री है कि मेंटरशिप लिया, दोनों आपको मिला। और अगर दोनों की अलग अलग फीस आप जोड़ेंगे तो मेंटरशिप से ज़्यादा हो जाती है। और ये है स्टेट की मेंस की मेंटरशिप। कोई भी स्टेट पीसीएस है जो यूपीएससी के पैटर्न पर, सबकी मेंटरशिप में देता हूँ। और ये एक शुरुआत है मेरे बच्चों। पहले राउंड में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, जिसकी क्लास चलेगी 1 फरवरी सुबह 11:30 बजे से। और ये जो भी ये कोर्स लिए होंगे, हर एक बच्चे को ये क्लास मिलेगी। तो एक बार बात करके आदित्य सर से, हमारी टीम से, इसको जरूर आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और बस लगे रहिए, पढ़ते चलिए। अब आज 26 हो गई, 4 दिन के बाद इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, फिर उसके बाद फिर एक नई शुरुआत वहां से करेंगे।